जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज 14 फेब है, 14 फरवरी 2020। आज से एक साल पहले हमारे सीआरपीएफ के जवानों पर पुलवामा में अटैक हुआ था। उसमें 46 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। उन शहीदों को मैं हाथ जोड़ करके नमन करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए चंद लाइनें कहना चाहता हूं कि रहमत न अता करना मोहला। ये लाइन है एक्चुअली किसी कवि की है कि रहमत न अता करना मोहला, शोहरत न अता करना मोहला। मतलब कभी भी मुझ पे रहम भली मत कर तू ऊपर वाले, हे भगवान चाहे तो मुझे शोहरत भी मत दे। रहमत न अता करना मोहला, शोहरत न अता करना मोहला। करना है तो इतना सा करम करना मोहला कि शम्मे वतन पे जब शहीद पतंगा हो, होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा हो। जय हिंद। दोस्तों, आज उन सभी शहीदों को हम याद करते हुए मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगा कि हम कभी भी इन शहीद परिवार वालों का और इन शहीदों का कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। अगर आपको कहीं पे भी कभी भी किसी भी वक्त एक ऐसा मौका मिले जब आप इन शहीद लोगों के परिवार वालों के काम आ सको, तो मौका कभी चूकना मत। और कभी कहीं पे भी कोई सैनिक अगर आपको, मिलिट्री वाला, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कहीं पे भी कोई भी सैनिक अगर आपको मिले तो उसको एक बार सैल्यूट ज़रूर करना। तो बेटा, इसी के साथ हम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारा रिवीजन लेक्चर है, फर्स्ट रिवीजन इनपुट टैक्स क्रेडिट से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको पहले कवर करेंगे। फिर जो लेस इंपॉर्टेंट है उनका बाद में मैं रिवीजन लेक्चर अपलोड करूंगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटा, ये जो आप बुक देख रहे हैं ये एक चार्ट बुक है। चार्ट बुक से हम पढ़ रहे हैं। ये चार्ट बुक बेटा टैक्समैन पब्लिकेशन के अंडर में आती है। इसके सारे कॉपीराइट्स टैक्समैन के पास में, मेरे पास में नहीं है, जिसकी वजह से मैं इसको फ्री अपलोड नहीं कर सकता जैसा कि मैं पहले क्या करता था। बराबर है। आपको ये बुक मार्केट में किसी भी लीडिंग स्टोर पे मिल जाएगी, अमेज़ोन पे मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये चार्ट बुक आप वहाँ से बाई कर लीजिए। बराबर है। और रिवीजन लेक्चर जो आपको सारे टॉपिक्स के इसमें ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल करवा दूंगा। बेटा, अब इसके बाद में हमारे जो रिवीजन लेक्चर है वो अगर आप देखेंगे तो उसके साथ साथ में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। सर, इस बुक को पढ़ने के बाद और भी कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो मैं आपको एक एडवाइस दूंगा बेटा। ये करने के बाद स्कैनर आता है टैक्समैन का स्कैनर, तो अपना जो स्कैनर आता है उसको एक बार जरूर कर लेना। उसमें आपके पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, आरटीपी के क्वेश्चंस और उसके अलावा मॉक टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी कवर है। मतलब 4 चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिनमें से 50% स्टूडेंट जनरली उनको नहीं कर पाते। देखो, प्रैक्टिस तो आपको करनी है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसी से प्रैक्टिस कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आईटीसी चैप्टर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर, यहाँ पे आप ये वीडियो देखोगे। वीडियो देखने के बाद एक बार रिविजन हो गया, फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट के सारे क्वेश्चन जो है वो उस स्कैनर के आप सोल्व कर लो एक बार। और अगर आपके पास में किसी और ऑथर का क्वेश्चन बैंक है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो कि यहाँ से वीडियो देख लिया और उनको एक बार सॉल्व कर लिया आपने। ओके, ना तो हम शुरू करते हैं हमारा रिवीजन लेक्चर। ना बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिवीजन शुरू करते हैं उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि सपोज करो कि ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कोई सप्लाई की। ये सप्लाई इनपुट की हो सकती है, कैपिटल गुड्स की हो सकती है, इनपुट सर्विस की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इन्होंने सप्लाई किया, उस सप्लाई की वैल्यू मान लीजिए 2 लाख रुपीज़ है। और जीएसटी जो है, जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से चार्ज किया 18% की रेट से 36,000 है। अब मिस्टर वाई जो है इस 36,000 का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है, आईटीसी अवेल करना चाहते हैं, तो क्या वो इसका क्रेडिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, क्वेश्चन ये है। अब इसके लिए जैसे कि आपने रिटर्न चैप्टर वगैरह अगर किया हो एक बार, तो आपको मालूम होगा कि मिस्टर एक्स जो है, जैसे मान लो ये नवंबर 19 के ट्रांजैक्शन है, तो दिसंबर में 1 to 11 दिसंबर तक, 1 to 11, पहले 10th था अभी 11th कर रहा हूँ मैं, 1 to 11 दिसंबर तक मिस्टर एक्स जो है वो GSTR 1 फर्निश करेंगे, जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की पूरी डिटेल फर्निश करेंगे। ओके, और वो डिटेल 2A
GSTR 2A में मिस्टर जो वाई है उसको रिफ्लेक्ट होगा। फिर उसके बाद ऑन और बिफोर 20th दिसंबर GSTR 3B फर्निश करेंगे, मिस्टर वाई भी करेंगे, मिस्टर एक्स भी करेंगे, अपना रिटर्न फर्निश करेंगे। तो मिस्टर वाई जब GSTR 3B फर्निश करेंगे उस वक्त ये जो क्रेडिट है 36,000 वो क्रेडिट अवेल कर लेंगे, जो इनके 2A के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। 36,000 का क्रेडिट 2A में रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 1 to 11 दिसंबर में मिस्टर एक्स जो GSTR 1 फर्निश करेंगे जिसमें आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डालेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा 2A, किसके 2A में? जो रिसिपिएंट होता है उसके 2A में, और उतना क्रेडिट वो अवेल कर सकते हैं, तो वो क्रेडिट अवेल कर लेंगे। हमारे को इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि ये जो क्रेडिट ITC हम कह रहे हैं ना कि ये अवेल कर लेंगे, वो ITC अवेल कैसे करते हैं, क्या टर्म्स कंडीशन होती है, किन कंडीशंस को पूरा करना पड़ता है, वही सब हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं बेसिक कंडीशंस कि ये 36,000 का क्रेडिट लेने के लिए मिस्टर वाई को कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। तो बेसिक कंडीशंस की हम पहले बात करते हैं, बाद में हम सेक्शन 16 के कंडीशन की बात करेंगे। पहले बेसिक कंडीशन पे आते हैं। बेसिक कंडीशन क्या बोलता है? फर्स्ट पॉइंट, रजिस्टर्ड पर्सन। मिस्टर वाई को रजिस्टर्ड पर्सन होना जरूरी है। जैसे मान लो ये मिस्टर वाई है, मैं मिस्टर एक्स हूं, मैंने इनको कोई गुड सप्लाई किया, इनको अगर क्रेडिट लेना है तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। मैं इनसे जो भी GST चार्ज करूंगा उसका क्रेडिट ये नहीं ले पाएंगे। सेकंड पॉइंट है सच इनवर्ड सप्लाई यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जो सप्लाई मैं इनको दे रहा हूं वो सप्लाई मतलब इनवर्ड सप्लाई, जैसे इन्होंने ये रॉ मटेरियल खरीदा मुझसे, ये गुड्स खरीदा, ये गुड्स है वो इन्होंने मुझसे खरीदा है। अब ये जो गुड्स मैंने इनको बेचा है वो गुड्स ये अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब अगर पर्सनल पर्पस में यूज कर रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, उस केस में इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, करेंगे या किया है, ये क्रेडिट ले सकते हैं। फ्यूचर में करेंगे तब भी ये क्रेडिट ले सकते हैं, बट बिजनेस पर्पस के लिए यूज करेंगे, बराबर है। थर्ड कंडीशन है आउटवर्ड सप्लाई शुड बी टैक्सेबल सप्लाई। ये जो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं वो टैक्सेबल होनी चाहिए। इसका मतलब वो एग्जम्प्टेड सप्लाई नहीं होनी चाहिए। तो हमारे को एग्जम्प्टेड सप्लाई का मीनिंग भी समझना जरूरी है और टैक्सेबल सप्लाई किसको बोलते हैं वो भी समझना जरूरी है। बेटा टैक्सेबल सप्लाई में दो केस आते हैं, वो सर्विसेज, वो गुड्स की सप्लाई या कोई भी ऐसी आउटवर्ड सप्लाई जिसपे टैक्स चार्ज होता हो, वो टैक्सेबल सप्लाई होगी। दूसरा जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है बेटा, इधर देखना। अगर आप कोई भी गुड्स SEZ को सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई टू SEZ, या कोई भी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है। तो कोई भी गुड्स अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग वगैरह साइन करके मैंने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया या कोई सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो जीरो रेटेड सप्लाई है। SEZ को दिया, जैसे मान लो ये SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मैंने इनको कोई सप्लाई दी है तो वो भी क्या है, जीरो रेटेड सप्लाई। और ये जीरो रेटेड सप्लाई चाहे एग्जम्प्टेड गुड्स की हो चाहे टैक्सेबल गुड्स की हो, जीरो रेटेड सप्लाई अगर हो रही है तो वो टैक्सेबल ही मानी जाएगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि जैसे कि ये प्रोडक्ट एक्स है, सॉरी ये प्रोडक्ट ए है, ये जो प्रोडक्ट ए है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, तो इसको एग्जम्प्टेड सप्लाई कंसिडर करेंगे। अगर इसको मैं इंडिया में बेचता हूं तो ये एग्जम्प्टेड सप्लाई है, लेकिन अगर मैं इसी प्रोडक्ट ए को, ये यूएस जो दिख रहा है, यूएस में एक्सपोर्ट कर दिया मैंने, तो जैसे ही एक्सपोर्ट होगा ये जीरो रेटेड सप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। जीरो रेटेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई मानी जाएगी। ओके, तो जरा एक बार देख लेते हैं एग्जम्प्टेड सप्लाई क्या होती है, टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है। सबसे पहले आते हैं इधर, देखो ये एग्जम्प्ट सप्लाई। एग्जम्प्ट सप्लाई का मीनिंग होता है सप्लाई अट्रैक्टिंग नील रेट ऑफ टैक्स, मतलब जिसकी रेट नील बता रखी है, बराबर। तो जो टैरिफ है, टैरिफ के अंदर कुछ प्रोडक्ट के जो HSN कोड होते हैं उनके आगे रेट की बजाय ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, डैश कर दिया जाता है, वो सब नील रेटेड सप्लाई होती है, एक तरह से ये समझो। दूसरा सप्लाई होली एग्जम्प्ट, कोई भी सप्लाई जिसमें CGST नहीं लगता या IGST नहीं लगता वो एग्जम्प्ट है। सर GST लगता है, ऐसा होगा ही नहीं बेटा, आपके सिलेबस में CGST एक्ट है इसलिए CGST की बात की गई है यहाँ पर। CGST जहाँ पे एग्जम्प्ट है ऑटोमेटिक SGST भी वहाँ पे एग्जम्प्ट है। तो इन शॉर्ट कोई भी सप्लाई जिसमें टैक्स लगता है नहीं, GST नहीं लगता, वो एग्जम्प्टेड सप्लाई मानी जाएगी। दूसरा इसके अंदर और क्या इंक्लूड करेंगे एग्जम्प्टेड सप्लाई में, बोला नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आएगी। बट नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या सारी नॉन टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे कवर होगी, बोले कि नहीं, इन्होंने कवर किया एग्जम्प्टेड सप्लाई में ओनली सेल ऑफ लैंड। लैंड को बेचा, क्यों, लैंड नेगेटिव लिस्ट में आती है बेटा, उसको अगर आप बेचोगे वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, नेगेटिव लिस्ट को हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं, बराबर है। तो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है वो, या कोई भी सप्लाई जो आउट ऑफ द स्कोप ऑफ GST है, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई होती है, बराबर है। तो यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट में से उन्होंने खाली किनको कवर किया है, लैंड को और दूसरा बिल्डिंग को। ये बिल्डिंग कौन सी बेटा, जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद सेल होती है। OC या CC जो है वो आपको मिल चुका है, उसके बाद में अगर आपने कोई बिल्डिंग बेची है
वो बिल्डिंग यहाँ पे कवर होती है। इन शॉर्ट जो आपने शेड्यूल 3 के अंदर पढ़ा उस बिल्डिंग की यहाँ पे बात हो रही है, बराबर है। तो वो जो है उसको एग्जम्प्टेड सप्लाई माना जाएगा। तो इसका मतलब मैं अगर किसी लैंड को बेचता हूं या किसी बिल्डिंग को बेचता हूं तो ये माना जाएगा कि मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूं, और उस पर्पस के लिए मुझे कोई भी सर्विस ही मिली है तो उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मैं एक रियल एस्टेट एजेंट या मेरा रियल सेक्टर का बिजनेस है, रियल एस्टेट सेक्टर का बिजनेस है, ये सारी जमीनें जो दिख रही है ये सब मेरी जमीन है, और ये भाई साहब एक एजेंट है, इन्होंने मेरी जमीन का सौदा करवाया, मैंने अपनी जमीन इन भाई साहब को बेची है 1 करोड़ रुपए में। अब इनके लिए मेरे को इनको ब्रोकरेज देना पड़ रहा है, उस ब्रोकरेज पे ये मुझसे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई दे रहा हूँ, क्योंकि लैंड को यहाँ पे एग्जम्प्टेड सप्लाई में कवर किया गया है। नाउ दूसरा इन्होंने एक और पॉइंट बोला, एनी आउटवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम, कोई भी आउटवर्ड सप्लाई जिसमें आरसी में टैक्स लगता है वो भी यहाँ पे कवर होगी। जैसे एग्जांपल के लिए छोटा सा एग्जांपल देखो बेटा, यहाँ पर ये जो भाई साहब है यहाँ पर, बराबर है, मान लो मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं कौन हूँ? मैं एक एडवोकेट हूँ, ये रिलायंस है, रिलायंस को अगर मैंने कोई सर्विस दी, रिलायंस को मैंने जब सर्विस दी तो उस केस में अगर रिलायंस का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है, थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी? रजिस्ट्रेशन की, तो उस केस में जो भी सर्विस मैं रिलायंस को दूंगा वो एग्जम्प्ट है। बट मान लीजिए इनका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो जो भी सर्विस मैं इनको दूंगा वो टैक्सेबल होगी, बट वो आरसीए में टैक्सेबल होगी, ये आपको भी पता है। तो मेरे लिए वो सर्विस एग्जम्प्ट सर्विस मानी जाएगी, क्योंकि मेरे लिए वो आउटवर्ड सप्लाई है। मेरे लिए क्या वो आउटवर्ड सप्लाई है, और उस आउटवर्ड सप्लाई पे टैक्स मैं नहीं, रिलायंस पे करेगा, रिलायंस की लायबिलिटी पे करने की आरसीएम के अंदर, तो मेरे लिए वो आउटवर्ड सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई की तरह ट्रीट की जाएगी। अब इन शॉर्ट यहाँ पे इस पॉइंट को जरा जोड़ना जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं रिलायंस को कोई भी कंसल्टेंसी दे रहा था, उसके लिए मुझे एक लैपटॉप की जरूरत थी, और मैं अपने बिजनेस के लिए इन भाई साहब से एक लैपटॉप खरीदता हूँ। इन्होंने मुझे 1 लाख रुपीज में लैपटॉप दिया, ये देखो 1 लाख रुपीज दिख रहा है, मैंने 18,000 का जीएसटी पे किया, ये 18,000 का जीएसटी मैंने पे किया इन भाई साहब को, मैं उसका क्रेडिट लेना चाहता हूं, बट मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो एक ऐसा बिजनेस है जिसकी आउटवर्ड सप्लाई बराबर वो आरसीए में टैक्सेबल है, तो वो एग्जम्प्टेड सप्लाई की तरह ट्रीट किया जाएगा, और मैं यहां पे क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हमने अभी अभी बेसिक कंडीशन में क्या पढ़ा है कि सप्लाई टैक्सेबल होनी चाहिए, तो एग्जम्प्टेड सप्लाई होगी तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, नाउ जीरो रेटेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई मानी जाती है। इसका मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस टू एसईजेड डेवलपर या एसईजेड यूनिट्स। ना बेसिक कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी है वो अगर आपको कॉपी करनी है तो बेटा ये आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से, एक बार पॉज करके कॉपी करो बेटा। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की शुरुआत में। अब हम ये चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। सेक्शन 16 हमारे यहाँ पे आएगा, फिर 17, 18, 19, 20। इंटर वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो याद रखें, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके 16, 17, 18 तीन ही सेक्शन काम के, 19, 20 उनके काम का नहीं है। बट फाइनल वालों के लिए 19, 20 और 21 भी काम का है, बट मेन आपके ये 5 ही सेक्शन है जो इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ फ्रेंड्स अब आते हैं आगे। कंडीशन अंडर सेक्शन 16 की में आपके 4 कंडीशन से जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है बेटा, उन चारों कंडीशन का की है आपका IPR। सर IPR का मतलब क्या? इनवॉइस। पहला कैसे कि अगर आपको क्रेडिट लेना है, मतलब मिस्टर वाई को अगर क्रेडिट लेना तो उसके पास एक वैलिड इनवॉइस होना चाहिए जिसमें सेपरेटली शो किया हुआ वो जीएसटी का अमाउंट, टैक्स का अमाउंट जो उन्होंने पे किया, बराबर है। पी का मतलब होता पेमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं मिस्टर वाई हूँ, ये मिस्टर एक्स है, मैंने इनसे कोई भी गुड्स खरीदा, ये मुझे एक इनवॉइस देंगे, इनवॉइस पर सेपरेटली शो होना चाहिए टैक्स का अमाउंट, तो ही मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूँ, अदरवाइज नहीं ले सकता। उसको एक वैलिड इनवॉइस बोलते हैं। या फिर मेरे पास में डेबिट नोट होना चाहिए जिसके बेस पे, या कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट जिससे मैं साबित कर सकता हूँ कि मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूँ, तो ही मुझे आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पी का मतलब है पेमेंट। पेमेंट का मतलब क्या होता है? ये जो भाई साहब है इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, इसका मतलब अगर इन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरा है, मतलब मैंने तो इनको 1 लाख रुपीज दे दिया प्लस 18,000 का जीएसटी भी पे कर दिया इनको मैंने, बट इन्होंने गवर्नमेंट को 18,000 का जीएसटी पे नहीं किया, तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। इन शॉर्ट अगर ये अपने GSTR 1 में उस ट्रांजैक्शन को शो नहीं करते तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। हाँ, प्रोविजनल बेसिस पे क्रेडिट अलाउ किया गया है कि प्रोविजनल बेसिस पे मैं 20% क्रेडिट ले सकता हूं, बराबर है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकली अभी ये 10% हो गया है, बट जो मैं एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए याद रखना, मैं 2020 एग्जाम्स के लिए इसको 20% मानना आपको कि 20% क्रेडिट आप ले सकते हो, बट 20% कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है आर का रिटर्न।
मैंने अपने रिटर्न सारे टाइम पर फाइल किए हो। इसका मतलब अगर मैंने कोई पिछला रिटर्न फर्निश नहीं किया है तो मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। मेरे को पहले पुराने रिटर्न फर्निश करने पड़ेंगे, उनका पेमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं क्रेडिट ले सकता हूं। और उसके बाद आर में एक और पॉइंट आता है रिसीव्ड। जो इन भाई साहब से मैंने गुड्स या सर्विस ली वो मुझे रिसीव्ड हो गई हो, रिसीव्ड होने के बाद ही मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूं, या मेरे डायरेक्शन पे इन्होंने किसी और को दे दी और वहां पर पहुंच गई हो। जैसा कि इन भाई साहब को मैंने बोला कि एक काम करो मिस्टर एक्स, आप ये मिस्टर जेड जो है इनको गुड्स भिजवा दो। अब ये देखो ये ट्रक से माल जा रहा है इधर मिस्टर जेड के पास, तो ये जेड को रिसीव्ड हो गया मेरे डायरेक्शन पे, तो ये इनवॉइस तो मेरे नाम से इशू करेंगे, इनको पेमेंट मैं करूंगा। जेड मेरा कोई क्लाइंट है या जॉब वर्कर है, मेरे कहने पर यहां से माल जेड के पास पहुंचा, जिस दिन जेड को रिसीव्ड हो जाएगा उस दिन मैं यहां पे क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। या मेरे डायरेक्शन पे इन्होंने कोई सर्विस वहां पे दी है, इनवॉइस मेरे नाम पे बनाया, तब भी मैं उसका क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। पहले यहां पे गुड्स को कवर किया गया था, अभी सर्विस को भी इन्होंने कवर किया है। तो बेटा ये जो कंडीशन है चारों आपकी, ये आर रिसीव्ड वाली कंडीशन है, ये आपके रिटर्न फाइल वाली कंडीशन है, ये आपके पेमेंट वाली कंडीशन है टैक्स पेमेंट की, और ये आपके इनवॉइस वाली कंडीशन है वैलिड टैक्स इनवॉइस। ओके ना, अब इसके बाद में आते हैं कुछ नोट्स के बारे में। नोट्स क्या क्या है जरा देखो। पहला नोट है गुड्स रिसीव्ड इन लॉट्स। मान लो सपोज करो कि लॉट्स में अगर मेरे को माल मिल रहा है तो उस केस में क्या होगा। जैसे ये भाई साहब है मिस्टर एक्स, इन्होंने मुझे गुड्स भेजा, इन्होंने गुड्स कैसे भेजा इधर देख लेते हैं। जैसे सपोज करो ये मिस्टर एक्स है, ये मैं हूँ, इन्होंने मुझे गुड्स सप्लाई कर रहा है, हमारे बीच में डील हुई है 1000 यूनिट्स की, ये मुझे 1000 यूनिट्स भेजेंगे। बट ये कैसे भेज रहे हैं, 1000 यूनिट्स का इनवॉइस इन्होंने बना दिया मुझे एक ही साथ, इनवॉइस में वैल्यू लिख दी, बोले मिस्टर गॉड ये लो वैल्यू 1 लाख जो 1000 यूनिट्स की है, और इस पर आपको जीएसटी पे करना है 18% से 18,000, मतलब मुझे 18% से जीएसटी पे करना है, बराबर है। और यूनिट जो है 1000 है। अब ये यूनिट 1000 मिलेगी कैसे, तो इन्होंने क्या बोला, मिस्टर गॉड देखो सबसे पहले आपको 10 जनवरी को 250 यूनिट्स मिल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे 20 फेब को 500 यूनिट्स भेजेंगे आपको, फिर 31 मार्च 2020 को आपको 250 यूनिट्स भेजेंगे। मतलब लॉट्स में माल भेजा है, बट इनवॉइस जो है वो एक ही बना है उन सब का, 1000 यूनिट्स का इनवॉइस जो है वो एक ही इनवॉइस है। तो इस केस में क्या होगा, तो 1000 का जो इनवॉइस है वो एक ही इनवॉइस बना रही है, बराबर। उस केस में मुझे क्रेडिट कब मिलेगा, जब मेरे को लास्ट लॉट रिसीव्ड होगा, उसके बाद ही मैं क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूँ, उससे पहले क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ। नाउ नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद इफ डेप्रिसिएशन क्लेम्ड एज पर द आईटी एक्ट 1961 ऑन टैक्स कंपोनेंट आईटीसी नॉट अलाउड। इधर देखो, जैसे मान लो कि इन भाई साहब से मैंने कैपिटल गुड्स खरीदा, मशीन खरीदी, मशीन है 10 लाख रुपए की, इन्होंने ये मशीन मुझे दी, ये मशीन दिख रही है, ये मशीन इन भाई साहब ने मुझे सप्लाई की 10 लाख रुपीज़ में। अब ये 10 लाख रुपीज़ देखो मैं इनको दे रहा हूँ, साथ में मैं इनको जीएसटी भी दे रहा हूँ। ये देखो इनवॉइस दिख रहा है आपको, जिसमें मशीन की वैल्यू कितनी है 10 लाख, जीएसटी का अमाउंट कितना है 1,20,000, 12% के हिसाब से। अब टोटल मैंने 11,20,000 इनको पे किया, देखो टोटल 11,20,000 इनको पे किया। अब मुझे डेप्रिसिएशन क्लेम करना इनकम टैक्स एक्ट में। अगर डेप्रिसिएशन में 11,20,000 पे चार्ज करता हूं तो इसका मतलब टैक्स कंपोनेंट पे भी मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। ये जो टैक्स का अमाउंट है 1,20,000 उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूं। तब मेरे को यहाँ पे सीबीआईसी ने बोला कि महेश गौड़ तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा तुम्हारे को, 1,20,000 का मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। हाँ, अगर मैं टैक्स जो है डेप्रिसिएशन जो है वो टैक्स कंपोनेंट पे चार्ज ना करके खाली 10 लाख रुपीस पे चार्ज कर रहा हूं तो मैं डेप्रिसिएशन लेने के लिए एलिजिबल हूं और मैं डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं यहां पर। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट। मैं क्रेडिट कब तक ले सकता हूं, तो जैसे मान लो कि इन भाई साहब ने मुझे ये मशीन दी, इसी का एग्जांपल ले लेता हूं मैं, और मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूं 10 लाख रुपीस पर इनकम टैक्स एक्ट में, तो मैं 1,20,000 का क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूं। इन भाई साहब ने ये मशीन मुझे बेची है 20 दिसंबर 2019 को। कब बेची बेटा, 20 दिसंबर 2019 को बेची है। अब मुझे इसका क्रेडिट लेना 20 दिसंबर 2019 को जो मशीन इन्होंने मुझे बेची उसका क्रेडिट मैं जनवरी में ले सकता हूं। बट मान लो मैंने जनवरी में नहीं लिया तो मैं फेब में ले सकता हूं, जब जीएसटीआर 3B फाइल करूंगा तो जैन के जीएसटीआर 3B में ले लूँ, नहीं तो फेब के जीएसटीआर 3B में ले लूँ, मार्च में ले सकता हूं, अप्रैल में ले सकता हूं, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर का रिटर्न फाइल करता हूं मैं 20 अक्टूबर को, तब तक ले सकता हूं। तो 20 अक्टूबर मतलब सितंबर का रिटर्न फाइल करने की डेट, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिस फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर के सितंबर का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर, उस डेट तक। या ये केस कौन से फाइनेंशियल ईयर का बेटा, कौन सा 1920 का, भाई दिसंबर 19 में मेरे को मिली ना मशीन, 1920 फाइनेंशियल ईयर का है, तो इसका एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, और उसके अलावा क्या
सितंबर का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट मतलब 20 अक्टूबर, विच एवर इज अर्लियर, तब तक मैं क्रेडिट अवेल कर सकता हूँ। एक बार ये डेट चली गई उसके बाद मैं क्रेडिट अवेल नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं भूल गया क्रेडिट लेना तो फिर भूल गया, अब मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट फॉर, हाँ एक इसका एक्सेप्शन है, रीअवेलमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्स अर्लियर। ये क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे इस नोट नंबर 4 के बाद। 4 क्या बोलता है, पेमेंट फॉर द टैक्स इनवॉइस टू बी मेड विद इन 180 डेज। इधर देखना बेटा, मान लीजिए कि इन भाई साहब ने मुझे कुछ सप्लाई किया 1 जुलाई 2019 को सप्लाई किया, वैल्यू थी 1 लाख और जीएसटी था 18,000। इसका मतलब अगस्त में मैंने अगस्त 19 में GSTR 3B फर्निश किया और मैंने क्या किया, ये क्रेडिट 18,000 का ले लिया। मान लेते मैंने 20 तारीख को 20 अगस्त को GSTR 3B फर्निश किया और 18,000 का क्रेडिट ले लिया, जबकि मैंने अभी तक पेमेंट नहीं किया है। ये है मिस्टर एक्स और ये मैं हूँ मिस्टर वाई। मैंने मिस्टर एक्स को अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो जब तक मैं मिस्टर एक्स को पेमेंट नहीं करता क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूँ? यस ले सकता हूँ। मैं इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ जो है उसके GSTR 3B में क्रेडिट ले सकता हूँ, अवेल कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट अब प्रॉब्लम ये होगी बेटा, मैं अगर पेमेंट करूँ ही नहीं तो तब गवर्नमेंट ने बोला याद रखना बेटा, जिस दिन इन्होंने इन्वॉइस बनाया, अब इन्वॉइस पे डेट कौन सी लिखी है, तो मान लीजिए इन्वॉइस इन्होंने बनाया 1 जुलाई 2019 का, बोले इन्वॉइस जिस दिन बनाया उसके विद इन 180 डेज में आपको पेमेंट कर देना महेश कोड। यहाँ पर मतलब जुलाई का इन्वॉइस है तो देखो जुलाई में इन्वॉइस बनाया बराबर है, तो जुलाई के अंदर कितने दिन के अंदर 30 दिन जुलाई के बचे हुए बराबर है, 30 दिन जुलाई के, अगस्त के 31 दिन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बराबर है, कितने दिन हो गए ये आपके 2 और 152, तो 28 दिसंबर तक मुझे पेमेंट कर देना। अगर 28 दिसंबर को पेमेंट मैंने नहीं किया तो 180 डेज क्रॉस हो गए, तो जो नेक्स्ट मंथ आएगा मतलब जनवरी के GSTR 3B में मुझे ये क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा 18,000। ये क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल। पहले इसको बोला जाता था एडिड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बराबर है, बट अभी वो नहीं होगा क्योंकि GSTR 2 के टाइम में ऐसा था और GSTR 2 और 3 तो हम फर्निश ही नहीं कर रहे हैं अभी बराबर है, तो रिवर्सल करना पड़ेगा ये 18,000 विद इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कहाँ से होगी बेटा, जिस दिन मैंने क्रेडिट लिया 20 अगस्त से लेकर के जिस दिन मैं ये 18,000 पे करूंगा डिपार्टमेंट को, तब तक मुझे ब्याज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18% से। ओके, अगर मैंने बीच में पार्ट पेमेंट कर दिया तो पार्टली मुझे क्रेडिट मिलेगा, प्रोपोर्शनेटली मुझे ITC मिलेगा। ओके, चलाता है ना, इधर देखो बेटा, ITC to be reversed with interest 18% if value plus tax of goods or services not paid within 180 days from the issuance of invoice. Such supply will be specified in GSTR 3B of the month immediately following the 180 days and ITC added in the output tax liability। तो ये output tax liability की जगह अब आप क्या लिखोगे, रिवर्सल बराबर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिवर्सल बराबर है। तो अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में दोनों वर्ड्स लिख सकते हो, एडिड इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑब्लिक रिवर्सल, बट अभी प्रैक्टिकल लाइफ में रिवर्सल ही चल रहा है तो आपको रिवर्सल यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफ सेड मंथ ITC विल बी रिवर्स, जो आगे ब्रैकेट में मैंने लिखा। If part payment is made within 180 days, then proportionate ITC can be availed. However, once the payment is made, then recipient will be entitled to avail credit again without any time limit. ये क्या कहना चाहता है कि मान लीजिए कि मैंने इनका पेमेंट नहीं किया तो मैंने यहाँ पे क्रेडिट रिवर्स कर दिया 18,000 विद इंटरेस्ट, बट बाद में मैं इनका पेमेंट करता हूँ कब, मान लेते हैं 20 अक्टूबर 2020 को मैंने पेमेंट किया, 20 अक्टूबर 2020 या 2020 अक्टूबर को भी नहीं, ये लो अक्टूबर को भी हटा देता हूँ आप कंफ्यूज ना हो, मैंने 30 नवंबर 2020 को पेमेंट किया। अब 30 नवंबर 2020 को मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो वो जो टाइम लिमिट है 180 डेज़ की वो तो एक्सपायर हो चुकी है, कि सॉरी नॉट 180 डेज, ITC क्लेम करने की जो टाइम लिमिट है वो तो एक्सपायर हो चुकी है। ITC क्लेम कब हो जाना चाहिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के 20 अक्टूबर तक, और एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे तो 20 अक्टूबर 2020 एक्सपायर हो चुका है, तो क्या फिर भी मैं जब पेमेंट कर देता हूँ अगर मान लो 30 नवंबर को, तो ये क्रेडिट मैं वापस अवेल कर सकता हूँ, येस कर सकता हूँ। इसको बोलते हैं रीक्रेडिट। फर्स्ट टाइम आप क्रेडिट लेते हो तो वो टाइम लिमिट एप्लीकेबल होगी कि 20 अक्टूबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की डेट विच एवर इज अर्लियर, तब तक आपको क्रेडिट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर एक बार आप क्रेडिट टाइम पर ले चुके हो, उसके बाद वो क्रेडिट आपका रिवर्स हुआ,
फिर आप उसको वापस क्रेडिट अवेल करते हो, उसको बोलते हैं रिक्रेडिट। रिक्रेडिट के लिए वो टाइम लिमिट 20 अक्टूबर वाली एप्लीकेबल नहीं होगी बेटा। ओके, तो यहां पर देखो इधर जो पॉइंट आपने देखा था, however once the payment is made the recipient will be entitled to avail the credit again without any time limit। तो ये जो पॉइंट था ना थर्ड पॉइंट पे देखो, ये मैंने बोला था एक्सेप्शन है, ये वाला, ये क्या, री अवेलमेंट ऑफ आईटीसी रिवर्स अर्लियर, उस पर ये टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी 20 अक्टूबर वाली। ओके, कोई डाउट? अभी एक नोट 2 आते हैं, ये अभी नया आया जिसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ रहे हैं, इसको जरा हम समझते हैं ना बेटा। अब ये नोट नंबर 2 है, उसको समझने के लिए एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर सी है जो मैं हूँ, और मैं यहाँ से इनसे कुछ इनवर्ड सप्लाई मुझे मिल रही है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीज़, और इस पर मैंने जीएसटी पे किया 28% से, मान लो 28,000। इन भाई साहब ने भी मुझे कोई सप्लाई की, मिस्टर बी ने, जिसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीज़, और इन्होंने मुझसे जीएसटी लिया 18% के हिसाब से 90,000 बराबर है। अब हुआ क्या, जो मिस्टर बी है इन्होंने नेक्स्ट मंथ, ये मान लेते हैं सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं वो किसके हैं, जनवरी 20 के हैं, जैन 20 में ट्रांजेक्शन हुए। अब हुआ क्या, इधर देखना, जैन 20 नहीं लेते हैं इसको, क्योंकि जैन 20 में 10% हो गया, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसको जुलाई का ही लेता हूँ, जुलाई 19 एक बार के लिए, बराबर है। अब जैसे मान लेते हैं जुलाई 19 है, अब उसमें क्या हुआ कि मेरे को क्रेडिट लेना, तो मैं क्रेडिट 28,000 का भी ले सकता हूँ, 90,000 का भी ले सकता हूँ, क्योंकि मैं मिस्टर सी जो है वो अगस्त में GSTR 3 भी फाइल करेगा तो क्रेडिट लेगा। हुआ क्या था कि मिस्टर बी ने GSTR 1 फर्निश किया, लेकिन मिस्टर ए जो है उन्होंने GSTR 1 फर्निश नहीं किया। वो फर्निश नहीं किया तो मेरे 2A में ये 28,000 रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट प्रोविजनल बेसिस पे मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूँ। बट मेरे 2A में रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, GSTR 2A में 90,000, तो मैं कितना क्रेडिट ले सकता हूँ, ये 28,000 जो है इसका कितना ले सकता हूँ, और 90,000 जो उसका कितना ले सकता हूँ। तो बेटा 90,000 जो GSTR 2A में पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मेरा एलिजिबल क्रेडिट है, इसका तो मैं 100% क्रेडिट ले सकता हूँ। और सर इसका 20% ले सकते हो, नहीं इसका नहीं, इसका 20%, जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 20%, और ये 28,000 विच एवर इज लेस उतना ही ले पाऊंगा प्रोविजनल बेसिस पे। जब तक मिस्टर ए फर्निश नहीं कर देते GSTR 1, तब तक प्रोविजनल बेसिस पे मैं खाली कितना क्रेडिट ले पाऊंगा, 28,000 और 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट जो मेरे GSTR 2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका 20%। तो 90,000 का 20% कितना हो गया, 18,000। तो यहाँ पर मैं सिर्फ इधर से इस 28 में से सिर्फ 18,000 का क्रेडिट ही ले पाऊंगा, 10,000 का नहीं ले सकता मैं। 18,000 प्लस 90,000 टोटल क्रेडिट कितना ले लूँगा मैं, 1,08,000 का। इतना क्रेडिट मैं आपके जुलाई तो अगस्त में यूटिलाइज कर सकता हूँ, समझ में आया, अवेल कर सकता हूँ, यूटिलाइज कर सकता हूँ। बाकी का 10,000 नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मान लो इधर देख लेते हैं अगर ये वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 लैक्स होती, कितनी होती बेटा, 10 लैक्स, और मैं यहाँ पर 1,80,000 पे करता, और GSTR 2 में फिर यहाँ पर 1,80,000 रिफ्लेक्ट होता, बारह, तो वो 1,80,000 का क्रेडिट तो मुझे पूरा मिलता। अब उसका 20% कितना होता, तो उसका 20% अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर ये 20% हो जाता उसका कितना, 36,000। तो फिर मुझे 36,000 का नहीं मिलता, 28,000 का क्रेडिट प्रोविजनल बेसिस पे मैं ले सकता था, भली मिस्टर ए ने GSTR 1 अभी तक फर्निश नहीं किया। ओके, तो अभी ये 20% प्रैक्टिकल लाइफ में 10% हो चुका है बेटा, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 20% ध्यान में रखो। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, तो प्लीज़ एक बार ये एग्जाम्पल आप देखें ना बेटा। नेक्स्ट आते हैं ये आपके, डू यू नो, ये क्लेरिफिकेशन था जो लास्ट टाइम में आया था, ITC मोल्ड्स एंड डाइज प्रोवाइडेड बाय द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर टू कंपोनेंट मैन्युफैक्चर ऑन फ्री ऑन कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पर अगर दिया जाता तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहला केस है मोल्ड्स एंड डाइज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और दूसरा है इफ इन द अबव केस देयर आर नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन OEM मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर एंड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर। इस केस को जरा ध्यान से समझना बेटा, ये क्या कहना चाहता है।
मान लीजिए कि मैं ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जैसे प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, बट इस प्रोजेक्टर का एक पार्ट है बराबर, या ऊपर का ये सांचा जो ऊपर का ये जो कवर दिख रहा है आपको प्रोजेक्टर प्लास्टिक का बना हुआ, वो बनाने का काम मैं इनको देता हूँ। ये भाई साहब है जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, उसके लिए कुछ मोल्ड्स यूज़ होते हैं, वो मोल्ड्स मैं इन भाई साहब से खरीदता हूँ। इनसे मैंने मोल्ड्स खरीदे 1 लाख रुपए के, मैंने 18,000 का जीएसटी पे किया, और इनको मैंने बोला ये कौन है, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर बराबर है। मैं हूँ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर OEM, ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चर एक कंपोनेंट बना रहे हैं खाली मेरे लिए, जो मैं यूज़ करूँगा, जो मेन मैन्युफैक्चरर है अपने प्रोजेक्टर बनाने के काम में। अब मैंने क्या किया, 1 लाख रुपीज़ के इनसे मोल्ड्स खरीदे, ये मोल्ड्स मैंने खरीदे। मोल्ड्स खरीदने के बाद उन पर जीएसटी भी मैंने 18,000 का इनको पे किया। मैंने उस 18,000 का क्रेडिट ले लिया। मेरे और इनके बीच में अग्रीमेंट हुआ था, कौन, ये जो मेरे लिए कंपोनेंट बनाएंगे, इनके बीच में मेरे बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि भाई साहब आप जो मोल्ड्स वगैरह वो मैं आपको सप्लाई करूंगा। इन्होंने बोला महेश भाई आप मुझे 4 लाख रुपया दे देना, मोल्ड्स वगैरह आप सप्लाई कर देना, अग्रीमेंट में लिखा हुआ था। मैंने वो मोल्ड्स इनको सप्लाई किए, इन्होंने 4 लाख रुपीज़ मुझसे लिए प्लस जीएसटी लिया। डिपार्टमेंट का कहना है कि नहीं, 1 लाख रुपीज़ के मोड्स जो महेश गौड़ ने इधर सप्लाई किए वो भी इनमें ऐड होने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बेटा, अगर देखा जाए तो एक तरह से जॉब वर्क वाली सिचुएशन में आ रहे हैं। मैं इनको जो मोड्स वगैरह सप्लाई कर रहा हूँ, मोड्स वगैरह जो दे रहा हूँ, अग्रीमेंट में लिखा हुआ मोड्स मुझसे रिलेटेड होंगे, तो वो मेरे इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में कवर होंगे, ये माना जाएगा। और वो 18,000 का जो क्रेडिट मैंने लिया वो वैलिड है, उसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जब मुझसे वैल्यू चार्ज करेंगे तो वैल्यूएशन में 4 लैक्स पे ही ये मुझसे जीएसटी लेंगे। डिपार्टमेंट का यहाँ पे ये कहना था कि नहीं 4 लैक्स पे नहीं, यहाँ पर 5 लैक्स पे होना चाहिए, मोल्ड्स की प्राइस भी ऐड होगी। बिल्कुल नहीं, मोल्ड्स मुझसे कनेक्टेड है, अग्रीमेंट में भी लिखा हुआ मेरे है। मैं अगर इनको मोल्ड्स दे रहा हूँ तो वो इनकी वैल्यू में ऐड नहीं किए जाएंगे, ये 4 लैक्स पे मुझसे जीएसटी चार्ज करेंगे। ये तो एक केस 1। केस नंबर 2, अब केस नंबर 2 क्या बोलता है, मान लो अग्रीमेंट में ये लिख दिया मैंने कि मोल्ड्स जो हैं वो इनसे कनेक्टेड होंगे, ये मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई से कनेक्टेड होंगे मोल्ड्स, मोल्ड्स मिस्टर वाई ही खरीदेंगे, ये अग्रीमेंट में लिखा हुआ था। लेकिन हो सकता है कि मैंने इन भाई साहब से मोल्ड्स खरीद लिए थे पहले 1 लाख रुपीज़ के, 18,000 का मैंने जीएसटी पे किया, उस 18,000 का मैं क्रेडिट ले चुका हूँ। वो मोल्ड्स अब मैं इनको बोलता हूँ कि एक काम करो, अग्रीमेंट में तो लिखा हुआ कि तुम ही खरीदोगे, बट मेरे पास पड़े, मैं फ्री में दे देता हूँ तुम्हारे को। मैंने वो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको दे दिए मोल्ड्स। अब यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो मोल्ड मैंने इनको दिए, यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि डिपार्टमेंट तो अग्रीमेंट के बेस पे चलेगा, वो तो क्या बोलेगा भाई एविडेंस क्या, तुम्हारे पास में अग्रीमेंट है और अग्रीमेंट में क्या लिखा, मोड्स इनसे कनेक्टेड है। उस केस में मुझे ये 18,000 जो है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो मैंने इनको जीएसटी पे किया 18,000 ये वाला, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। दूसरा, वो इनकी वैल्यू में ऐड होगा, ये 5 लाख रुपए पे डिपार्टमेंट को जीएसटी चार्ज करेंगे, 5 लाख रुपीज़ पर डिपार्टमेंट को जीएसटी चार्ज करेंगे, ये इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा बराबर है। और 5 लाख पे ये मुझसे जीएसटी लेंगे, इनवॉइस में ये दिखाएंगे 5 लाख रुपया, भले अलग बात है कि मैं इनको 4 लाख ही दूंगा, मोड्स तो मैंने दे दिए इनको, बट ये इनवॉइस में 5 लाख रुपीज़ दिखाएंगे वैल्यू, उस पर ये मुझसे जीएसटी लेंगे, मैं उस 5 लाख पे जो जीएसटी पे करूंगा उसका क्रेडिट ले लूंगा। ये केस नंबर 2 है, ये क्लैरिफिकेशन था जो हमने कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट है सेक्शन 17। 17 है बेटा, प्रोविजन रिलेटिंग टू अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। अपॉर्चमेंट क्रेडिट, ब्लॉक क्रेडिट के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले हम बेटा एक काम करते हैं, ब्लॉक क्रेडिट यहाँ पे कवर करता है। अपॉर्चमेंट क्रेडिट ब्लॉक क्रेडिट के बाद में डिस्कस करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, पहले ब्लॉक क्रेडिट आता है। ब्लॉक क्रेडिट का मतलब क्या, अभी हमने कंडीशन पढ़ी, कंडीशन नंबर सेक्शन 16 की कंडीशन पढ़ी, बेसिक कंडीशन पढ़ी। यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट का मतलब वो कंडीशन आप पूरी करो, भली पूरी करो, फिर भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। कुछ क्रेडिट है जो गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, टैक्स के एविडेंस, ये टैक्स इवेजन को ध्यान में रखते हुए, या जिनका बाइफर्केशन पॉसिबल नहीं था या प्रूफ करना मुश्किल था कि वो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुए, ऐसे कुछ केसेस को ध्यान में रखते हुए, या कुछ पर जीएसटी की आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी रेट को कम करने की शर्त में कुछ केसेस में ब्लॉक क्रेडिट कर दिया। ब्लॉक क्रेडिट मतलब आपको क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो कौन कौन से केसेस है जिनमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा? पहला है ब्लॉक क्रेडिट में क्लोज है, परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स, कन्वेंस वेसल्स, एयरक्राफ्ट। इधर देखो, मैं ये मोटर व्हीकल्स परचेज करता हूँ, बराबर है, ये जो दिख रही है आपको कार है, ये कार, ये बस, ये दो मैंने परचेज किए। कार पे मैंने जीएसटी पे किया 1,80,000 का, बराबर है। बस पे मैंने जीएसटी पे किया 5 लाख रुपीज़ का, मान लो जीएसटी पे क्या है, जीएसटी की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, ये एयरक्राफ्ट भी मैंने खरीदा ये वेसल्स भी मैंने खरीदा, 1-1 करोड़ का जीएसटी मैंने इस पे किया, 1 करोड़ रुपीज़ का जीएसटी मैंने इन पे किया। ये एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, क्या मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा? तो सबसे पहली चीज़, मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा, बराबर। कब मिलेगा? शर्त है, कब मिलेगा? इन्होंने बोला फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मैं इनको यूज़ करता हूँ
किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए। तो अब देखो, कार और बस तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज हो नहीं सकती है, बट मान लो ये ट्रक खरीदा मैंने, ये मेरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए यूज हो रहा है, मेरी एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में माल भेजने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ, तो इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। अगर एयरलाइंस और वेसल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए काम में आते हैं, तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ओके, केस नंबर 2, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाले, उनका क्या होगा? जैसे बस, जैसे ये कार, जैसे ये एयरलाइंस, जो कार्गो एयरलाइंस नहीं है, इससे पहले वाली कार्गो एयरलाइंस थी, ये कार्गो एयरलाइंस नहीं है, ये पैसेंजर को ले जाने वाली एयरलाइंस है, बराबर है। और ये वेसल्स क्रूज, बराबर है। अब इनके केस में क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के काम में आते हैं, इनका क्रेडिट मुझे मिलेगा अगर मैं इनको खरीदता हूं तो इनका क्रेडिट मुझे कब मिलेगा? इधर देखना, पहला केस, अगर मैं डीटी की कंडीशन पूरी करता हूं तो ही मिलेगा। डीटी क्या है? डी का ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग, नेविगेटिंग और फ्लाइंग की सर्विसेज देता हूं और सिखाता हूं, तो मुझे इन सब का क्रेडिट मिलेगा। मान लो मैं आपको हवाई जहाज उड़ाना सिखा रहा हूं, तो मुझे एयरलाइंस अगर मैं खरीद रहा हूं, मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। मैं मोटर ड्राइविंग सिखा रहा हूं, तो उस वक्त मैंने मोटर कार खरीदी तो मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। ओके, डी का मतलब डीलर, अगर मैं डीलर हूँ, इन्हीं गाड़ियों को खरीदने बेचने का काम करता हूँ, या ये मोटर व्हीकल्स के अलावा ये एयरलाइंस और ये वेसल्स, इनको खरीदने और बेचने का काम करता हूँ, तो खरीदते वक्त जो जीएसटी मैंने पे किया उसका मुझे क्रेडिट पूरा मिलेगा। ना, टी का मतलब होता है टूर, ट्रेवल्स एंड टैक्सी, उनके लिए यूज करता हूँ टैक्सेबल सप्लाई के लिए। क्या? मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की सर्विसेज वगैरह के लिए यूज करता हूँ, तो मुझे क्रेडिट पूरा मिलेगा। बट अगर मैं उसके लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, अपने पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा हूँ, डायरेक्टर के लाने ले जाने के लिए मैंने चार्टर प्लेन खरीद लिया, मैंने अपने एम्प्लॉय को लाने ले जाने के लिए बस खरीदी, मैंने अपने एम्प्लॉय के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए कार खरीदी, तो क्या उनका क्रेडिट मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये क्या बोलते हैं? सबसे पहले मोटर व्हीकल्स पे आते हैं, कार वगैरह पे, कार बस, इन पर इनकी बात हो रही है। इनके केस में अगर इनकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है तो मुझे क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 है तो आईटीसी नहीं मिलेगा, और 13 से ज़्यादा है तो ही मुझे क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का मानना 13 से कम है तो आप उसको पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बट कैपेसिटी 13 से ज़्यादा तो पर्सनल पर्पस के लिए जनरली यूज़ नहीं होगी, वो बिजनेस पर्पस के लिए ही यूज़ होती है। ओके, तो उन्होंने उसका आईटीसी अलाउ कर दिया, बट याद रखना बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, आपको उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा कि हमने ये गाड़ी खरीदी है, तो ही आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, नाउ एयरक्राफ्ट, वेसल्स, व्हीकल्स, वो भले आप किसी भी पर्पस के लिए खरीदो, अगर डीटी के अलावा किसी और काम में ले रहे हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। भले वो आपके बिजनेस के काम में आ रहे हो, भले मैं अपने डायरेक्टर के लाने ले जाने के लिए मैंने चार्टर प्लान खरीदा, फिर भी मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब बात आती है, यही मोटर व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, वेसल्स जो है, इनका अगर मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ या इनकी सर्विसिंग या रिपेयर करवाता हूँ, तो उस पर जो जीएसटी मैं पे करता हूँ उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, अगर वो मोटर व्हीकल्स वगैरह ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के काम में आ रहे हैं जो यहाँ पे मैं क्रेडिट ले रहा था, तो यहाँ पे भी क्रेडिट मिल जाएगा। या उसकी सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है, मोटर व्हीकल्स की जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के काम में आ रही है, तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। या डीटी की सर्विस के काम में ले रहा हूँ मैं, डीटी की टैक्सेबल सर्विस दे रहा हूँ मैं, तो उस केस में भी मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। मतलब ऊपर जिन जिन का केस में क्रेडिट मिला, नीचे भी उन केसेस में क्रेडिट मिलेगा। बट उनके अलावा क्या? उनके अलावा मतलब जैसे मान लो मोटर व्हीकल्स की सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम पैसेंजर की या 13 की है, तो क्या होगा? तो क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? बोले मिल सकता है, अगर मैं उस मोटर व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरर हूं तो मिल सकता है, या मैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी और मैं इंश्योरेंस करता हूं वैसे मोटर व्हीकल्स का, तो मिल सकता है। कैसे? एग्जांपल के लिए ध्यान से सुना, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी हूं, इन भाई साहब ने कार खरीदी, जिस ये देखो ये कार है XL6, ये इन्होंने खरीदी है, इसकी सीटिंग कैपेसिटी जो है आपके वो मैक्स टू मैक्स 7 सीटर है, 7 पैसेंजर की, उससे 7% से ज़्यादा नहीं बैठ सकते इसमें। तो इस केस में इनको क्रेडिट नहीं मिलेगा मोटर व्हीकल्स खरीदने का। इनकी गाड़ी खराब हो गई है, सर्विसिंग के लिए मान लो इन भाई साहब के पास में जाते हैं, मैं तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी हूँ, इन भाई साहब के पास में जाते हैं, इन्होंने सर्विसिंग की, सर्विसिंग का 20,000 रुपया लिया और इनसे उस पर जीएसटी चार्ज किया, उस 20,000 पे जो जीएसटी चार्ज किया गया उसका क्रेडिट इन भाई साहब को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनको कार का क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, तो रिपेयर मेंटेनेंस वालों का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, सर्विसिंग का क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, ब्लॉक कर दिया गया है। अब इधर देखना, इन्होंने मुझसे इंश्योरेंस करवा रखा, मान लो गाड़ी का मुझसे इंश्योरेंस करवा रखा, उस इंश्योरेंस पे ये प्रीमियम, ये मुझे प्रीमियम देते, उस प्रीमियम पे मैं जीएसटी चार्ज करता हूँ, उसका क्रेडिट इनको नहीं मिलेगा। प्रीमियम पे जो इन्होंने मुझे जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट इनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले कैटेगरी में भी इनको क्रेडिट नहीं मिलता है, क्योंकि इनकी गाड़ी 7 सीटर ही है खाली इसके लिए। अब इधर देखना केस को, मान लो इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने मुझसे इंश्योरेंस करवा रखा है, अब मुझे तो रिपेयर करना पड़ेगा ना इसको। मैं अगर रिपेयर करता हूँ, रिपेयर की सर्विस में इन भाई साहब से लेता हूँ, ये मेरे नाम पे इनवॉइस इशू करेंगे, ये मुझसे जीएसटी चार्ज करते हैं, मैं उसका क्रेडिट ले लूँगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जनरल इंश्योरेंस सर्विस देता हूँ। तो कोई भी आदमी जनरल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करता है
उसको क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा मैन्युफैक्चरर अगर है उन गाड़ियों का तो उसको मिल जाएगा, बराबर, मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट उनका मैन्युफैक्चर तो मिल जाएगा। बाकी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन वाले में जिनका ऊपर क्रेडिट मिल रहा है उन्हीं को नीचे क्रेडिट मिलेगा रिपेयर सर्विसिंग वगैरह के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आते हैं आपके क्लोज नंबर बी, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक सर्विस, प्लास्टिक सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, फूड बेवरेजेस, आउटडोर कैटरिंग, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग मोटर व्हीकल्स ऑन विच आईटीसी इज नॉट अलाउड, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस। इधर देखो बेटा, सबसे पहले आते हैं हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक सर्विस। जैसे मान लो कि मैं जो है एक बोल सकते हैं कि मॉडलिंग वगैरह जो है उनका बिजनेस है, जो मॉडल्स वगैरह आते हैं जो यहाँ पे रैंप वॉक करते हैं, बराबर, फैशन डिजाइनर हूँ मैं। तो अब इधर देखना, ये कुछ मॉडल्स है, इन मॉडल्स को रैंप वॉक करना था, तो इन मॉडल्स के लिए मैंने क्या किया, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ली। ये मैडम है जो ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस दे रही है, ये ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस मेरे बिजनेस के काम में आने वाली है। क्यों? क्योंकि मॉडल, मैं जो कपड़े बनाता हूँ वो कपड़े पहन करके रैंप पे चलेगी, तो उस केस में मुझे क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए मैंने इनको पैसा दिया, बोले ब्लॉक है, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा मान लो मैंने अपने एम्प्लॉय वगैरह के लिए खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, मैंने, मेरे एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते, खाना मेरी तरफ से उनको मिलता है। उस केस में जो कैटरिंग की सर्विसेज ये भाई साहब देते हैं, ये मुझसे जो जीएसटी चार्ज करते हैं, मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, वो सब ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पर। ब्यूटी ट्रीटमेंट, प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेल्थ सर्विस वगैरह सब का सब क्या है, ब्लॉक है। मेरे एम्प्लॉय वगैरह के लिए मैंने हेल्थ क्लब का मेंबरशिप ले रखा है, उस मेंबरशिप को लेते हुए मैंने जीएसटी पे किया, उसका भी मुझे कोई क्रेडिट यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके अलावा आता है आपके लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स। मैं मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट अगर हायरिंग पे ले रहा हूँ, लीज पे ले रहा हूँ, जिसमें मैं जीएसटी पे करता हूँ, मुझे उसका क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। और ये लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, मैं अपने एम्प्लॉय के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेता हूँ कि मेरे एम्प्लॉय को कुछ हो ना जाए, या हेल्थ इंश्योरेंस की सर्विसेज लेता हूँ। सारे एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय, उन सबका इंश्योरेंस मैंने इस कंपनी से करवा रखा है। अब ये कंपनी मुझसे प्रीमियम लेती है, उस प्रीमियम पे मुझे इनको जीएसटी पे करना पड़ता है, उसका क्रेडिट इनमें से नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इनवॉइस तो मेरे नाम पे आएगा ना, कंपनी के नाम पे, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा यहाँ पर। अब क्वेश्चन है क्या, क्या बिल्कुल भी नहीं मिलेगा? बोले मिलेगा। कब मिलेगा? अगर मेरा खुद का बिजनेस भी यही है, सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस, तो मिलेगा। पहली चीज, एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल और कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में यूज हुआ, या ऑन सच गुड सर्विस बोथ यूज ऑफ सप्लाई ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ सर्विस गुड्स, उनके लिए तो मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं खुद ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस इनको देता हूँ, ये भाई साहब है, या चलो मेरा वाला एग्जांपल ही ले लो, मैं यहाँ पे फैशन डिजाइनर हूँ और ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस ये मेरी मॉडल से इनको देनी थी, ये मैडम देने के लिए, ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विस देने के लिए ये मैडम आई थी। अब इधर देखना, इन मैडम ने, ये एक और मैडम है, इनको भी अपॉइंट किया, इनको बोला कि भाई उनके वहाँ पे कम से कम 100 मॉडल्स हैं, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी, तेरे को मैं सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखती हूँ, मैं तुझे 10 लाख रुपया दूंगी, तुझे कम से कम वहाँ पे 30 या 35 मॉडल्स की जो है ब्यूटी ट्रीटमेंट करनी है, बराबर। बोले ठीक है। ये जो मैडम है ऊपर वाली, वो इस मैडम के नाम पे इनवॉइस बनाएगी, इस मैडम को क्रेडिट मिलेगा कि उनका सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस है। बट ये मैडम मेरे नाम पे जो इनवॉइस बनाएगी, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक है यहाँ पर। ओके। दूसरा, व्हेन सच गुड्स सर्विस बोथ आर प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू इट्स एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये सारी सर्विसेज देता है तो क्रेडिट मिलेगा। कब? विद स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन, अगर ये स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है तो ही मिलेगा। जैसे कोल माइंस वगैरह में अगर एम्प्लॉय काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी में अगर एम्प्लॉय काम करता है तो कंपलसरी कि मुझे उनका इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। उस केस में अगर मैं इंश्योरेंस करवाता हूँ और उसके लिए जो प्रीमियम मैंने पे किया, उस प्रीमियम पे जो मैं जीएसटी पे करता हूँ, मुझे उसका क्रेडिट मिलेगा। ओके। और विद नो स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन तो क्रेडिट नहीं मिलता है। ओके। अब इनसे बचने के कई तरीके होते हैं बेटा, जैसे कैसे, एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बहुत बड़ा फंक्शन करवा रहा था अपने एम्प्लॉय के लिए, फेलिसिटेशन प्रोग्राम करवा था बेस्ट एम्प्लॉय के लिए। सारे एम्प्लॉय को मैंने बुलाया, खाने पीने की व्यवस्था भी मैंने करवाई, और मैंने क्या किया, ये जो भाई साहब है इनको मैंने आउटडोर कैटरिंग की सर्विसेज दी। ये मुझसे जो जीएसटी लेंगे, मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक किया हुआ है। अब मैं इसका क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ? ध्यान से सुना, मैं बेटर कि एक इवेंट मैनेजर को हायर करूँगा। ये इवेंट मैनेजर है, मैं इनको बोलूँगा भाई मैं आपको 50 लाख रुपया दूंगा, मेरा पूरा इवेंट आपको मैनेज करना है, जिसमें खाना पीना, ब्यूटी ट्रीटमेंट सब कुछ आप ही को देना है। ये रेडी हो गया, उस ये जो इवेंट मैनेजर है ये रेडी हो गया उस सर्विस के लिए। अब ये मुझसे जो जीएसटी चार्ज करेंगे, मैं उसका पूरा क्रेडिट लूंगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये मुझे इवेंट मैनेजमेंट वाली सर्विस दे रहे हैं। वो यहाँ पे ब्लॉक नहीं है। और इन्होंने आउटडोर कैटरिंग को बुक किया, आउटडोर कैटर इनके नाम से इनवॉइस बनाएगा, इनको उसका क्रेडिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो सर्विस है वो कंपोजिट सप्लाई है, जिसमें एक एलिमेंट है आउटडोर कैटरिंग। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो बेटा, एज एन एलिमेंट ऑफ टैक्सेबल और कंपोजिट मिक्स सप्लाई, तब भी क्रेडिट आपको मिल जाएगा। तो इनको भी क्रेडिट मिल गया, मुझे भी क्रेडिट मिल गया, फायदा हो गया दोनों का।
ना और भी ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बेटा जो रेगुलर लेक्चर में मैंने बताई है, कैसे कैसे इनको अनब्लॉक किया जा सकता है, कैसे इसका बेनिफिट उठाया जा सकता है, वो सब चीज़ें। अब आता है क्लोज ई और एफ में। ये क्या बोलता है? मेंबरशिप ऑफ क्लब हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर। अगर मैंने अपने एम्प्लॉय के लिए ये क्लब है इनकी मेंबरशिप ले रखी है या फिटनेस सेंटर की मेंबरशिप ले रखी है, तो इनको जो मैं जीएसटी पे करूंगा उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉय ऑन वोकेशन। मतलब मैं क्या करता हूँ, मेरी कंपनी की एक पॉलिसी है कि मेरे जो भी डायरेक्टर्स वगैरह या टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं उनको 1 महीने की लीव मिलती है, जिसमें वो 1 महीने में फॉरेन टूर पे जा सकते हैं, घूम करके आ सकते हैं, पूरा खर्चा हम उठाएंगे। उस केस में जो भी खर्चा हम उठा रहे हैं, जैसे कि ट्रेवलिंग का खर्चा हो गया, जिसमें एयरलाइंस का टिकट वगैरह बनाया, उस पर जो जीएसटी पे किया गया, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ओके, बट अगर ये स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है तो मिलेगा, विदाउट स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन है तो नहीं मिलेगा। तो स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन में इनके केस में क्रेडिट मुझे मिल सकता है ना बेटा। नेक्स्ट आते हैं आपके क्लोज नंबर जी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट व्हेन इट इज इनपुट सर्विस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। मतलब सब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें और इमूवेबल प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीनरी। ये क्या कहना चाहता है जरा ध्यान से सुने, इधर देखिए, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करो ये गॉड्स ई लर्निंग है। ओके, मैंने जो है मिस्टर ए, हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई आप जो है हमारे यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का काम दिया। तो ये हमारे को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं, जिसके लिए इन्होंने 10 लाख रुपीज़ लिए प्लस जीएसटी 1.8 लाख, 1.8 लाख जीएसटी लिया इन्होंने, बराबर है, ये मान लेते हैं। तो ये 1.8 लाख जो है जीएसटी हमने पे किया। अब उस 1.8 लाख का क्रेडिट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब गॉड्स ई लर्निंग को मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारे को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन है। तो इधर देखना बेटा, इन्होंने क्या सर्विस दी? कंस्ट्रक्शन की दी। कंस्ट्रक्शन किसका किया? अगर वो कंस्ट्रक्शन मूवेबल प्रॉपर्टी का था तो हमको आईटीसी मिलेगा, बराबर है, पूरा 1,80,000 का। अगर वो कंस्ट्रक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी का था और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी थी, जैसे कि मान लो हमको कोई प्लांट लगाना था, मान लो गॉड्स ई लर्निंग जो है एजुकेशन की फील्ड में एक नया प्लांट लगाना, एक रिनोवेशन, ये एजुकेशन के फील्ड में एक रिवोल्यूशन ला रही है कि कैसे कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर, बहुत बड़े 3D एनिमेशन ग्राफिक्स इक्विपमेंट से सजी एक क्लास बनाई है, बराबर, जो एक प्लांट है, एक तरह से देखा जाए तो प्लांट है। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब खाली मशीन नहीं होती बेटा, एक प्लांट है, जैसे थिएटर वगैरह होता है ना, मूवी थिएटर, वो भी प्लांट है, बराबर है। तो हमने एक प्लांट लगाया, उस प्लांट से रिलेटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हुआ, जो एक प्लांट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या एक प्लांट है, उस केस में हमारे को ये आईटीसी जो है पूरा पूरा क्रेडिट मिलेगा। जैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट देखो बेटा, ये एक बहुत बड़ा प्लांट है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये मैंने बनाया, जो गंदे पानी को प्योरीफाई पानी में कन्वर्ट करता है, अच्छा पानी बनाता है। उस केस में प्योरीफायर के लिए मैंने इतना बड़ा ये प्लांट लगाया, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसके कंस्ट्रक्शन की सर्विस इन भाई साहब ने हमको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी, उस केस में मुझे क्रेडिट मिलेगा क्योंकि ये प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है। ओके, लेकिन अगर यही अदर देन प्लांट एंड मशीनरी हुआ तो हमको आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक है। ओके, अब इधर मिस्टर ए जो है वो अकेला ये सब मैनेज नहीं कर पाता, तो मिस्टर ए को मिस्टर जेड ने सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ सर्विस दी है। मतलब मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर है और मिस्टर जेड सब कॉन्ट्रैक्टर है। तो उस वक्त मिस्टर जेड ने मिस्टर ए से 2 लाख रुपीज़ लिए मान लो, और जीएसटी लिया 36,000 का। तो मिस्टर ए सेम कैटेगरी ऑफ बिजनेस में है, तो मिस्टर ए को इसका आईटीसी पूरा मिलेगा, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हो, चाहे प्लांट एंड मशीनरी की हो, चाहे अदर देन प्लांट एंड मशीनरी को, पूरा क्रेडिट मिलेगा। ओके ना, अब आगे मीनिंग आप देख लेना, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह का मीनिंग क्या है, चार्ट में यहाँ पे उसको बताया गया है। एच पॉइंट, inward supply received by a taxable person for construction of an immovable property other than plant and machinery on his own account even when so supply are used in course of furtherance of business। इधर देखना बेटा, ध्यान से सुनना है, मुझे अपने लिए ऑफिस लगाना है, ऑफिस, बराबर है। अब मुझे अपने लिए ऑफिस लगाना, तो ऑफिस में क्या कंस्ट्रक्शन की सर्विस चाहिए मुझे, तो मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट पे इन भाई साहब को दे दूँ काम, तो ये मुझे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस दे रहे हैं, तो उस केस में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन ये कर रहे हैं तो मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो अभी हमने पढ़ा है। लेकिन मान लो मैंने क्या सोचा कि भाई इन भाई साहब को मैंने बोला तुम लेबर लेकर के आ जाओ, इन भाई साहब से मैंने सीमेंट खरीदी, इन भाई साहब से मैंने टाइल्स वगैरह लिए, ये टाइल्स दिख रही है, ये टाइल्स मैंने इन भाई साहब से लिए, इन भाई साहब से मैंने सीमेंट ली, और इन भाई साहब को मैंने बोला आप लेबर लेकर के आ जाओ। ये भाई साहब जो है इनको मैंने बोला आप आर्किटेक्ट है, ये आर्किटेक्ट है, मैंने इनको बोला आप आर्किटेक्ट की सर्विस दो मुझे, बराबर है, और मुझे मेरे लिए ऑफिस बनाना है।
तो अब यहाँ पे ऑफिस मेरी देख रेख में बन रहा है, मैं अपने लिए खुद के लिए बना रहा हूँ, बराबर है, वो अपने बिजनेस के लिए काम में लूंगा मैं। तो उस केस में मुझे जितनी भी इनवर्ड सप्लाई मिल रही है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होगी, किसी का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी बना रहा हूँ तो मुझे इन सबको जो जीएसटी मैंने पे किया है उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। ये जो सीमेंट खरीदी उसका क्रेडिट भी ले सकता हूँ, ये जो टाइल्स खरीदी उसका क्रेडिट भी ले सकता हूँ, अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज हो रहे हैं तो। अदरवाइज मुझे इनका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? और मूवेबल थिंग्स से रिलेटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो पूरा क्रेडिट मिलेगा। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं इसी में, ये नोट कॉमन नोट है बेटा, जो ऊपर वाले और इसका दोनों का है। आईटीसी ऑन expenses incurred on reconstruction, renovation, addition, alteration, repair would be allowed in case such expenses are charged to revenue, not a capitalized nature। अगर मान लो कि जैसे मुझे अपने ऑफिस के अंदर कलर करवाना, पेंट करवाना, ये देखो, ये पीछे देखो पेंट करने वाले लोग, बराबर है, ये जो पेंट करने वाले लोग मैंने बुलाए, ये पेंट कर रहे हैं मेरे ऑफिस के अंदर, तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, ये जो पेंट कर रहे हैं मेरे ऑफिस के अंदर, इसका क्रेडिट मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विसेज दे रहे हैं मुझे क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि ये मेरे लिए क्या है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर नहीं, मैं इसको कैपिटलाइज नहीं करता। ओके, अगर कोई फाउंडेशन या स्ट्रक्चरल सपोर्ट बनाया, मान लो कि एक मशीन मैंने खरीदी, ये मशीन, इस मशीन के लिए मुझे फाउंडेशन बनाना है, इस मशीन के लिए मुझे फाउंडेशन बनाना, तो उसके लिए देखो ये सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि इस मशीन को इस प्लेटफॉर्म पे रख सके। तो जो सीमेंटेड प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, बराबर है, जो भी सर्विसेज मुझे मिली, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की हो, या इसके लिए मैंने सीमेंट वगैरह खरीदी हो, टाइल्स खरीदी हो, रेती खरीदी हो, आयरन रोड्स खरीदे हो, उन सब का क्रेडिट मुझे मिलेगा अगर किसी मशीन वगैरह का फाउंडेशन बनाने के काम में ले रहा हूँ तो इधर देखो, फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर एनी प्लांट एंड मशीनरी विल बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। हाउएवर, मतलब ये सब कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सॉरी, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाले केस में भी एप्लीकेबल है ये नोट, और ये कंस्ट्रक्शन वाले में भी एप्लीकेबल है, इस वाले में भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। However, ITC in relation to any land, building, civil construction, telecommunication tower, ये telecommunication tower, इनके लिए, इनको खरीदने के लिए मैंने कोई आईटीसी पे किया, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। इनको खरीदने के लिए मैंने कोई जीएसटी पे किया, उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। एंड पाइपलाइन विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आईटीसी। नाउ, इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड अंडर द कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में मैं जो भी टैक्स पे करता हूँ मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। बेटा कॉमन सेंस की बात है, ये भाई साहब कंपोजिशन डीलर है, मैं इनसे कोई कंपोजिशन स्कीम में कोई भी इनवर्ट सप्लाई ले रहा हूँ, तो इस केस में ये मुझे जो इनवॉइस इशू करेंगे उस पर जीएसटी अमाउंट सेपरेटली शो ही नहीं होता, ये मुझसे जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते, मैं क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ? नहीं मिलेगा। इनवर्ट सप्लाई रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एक्सेप्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय हिम। मान लो बेटा मैं फॉरेन का रहने वाला हूँ, मैं यूएस का रहने वाला हूँ, मैं इंडिया आया कोई सर्विस देने के लिए, और ये गुड्स मैं अपने साथ में लेकर के आया। जब गुड्स को मैं अपने साथ में लेकर के आया तो कस्टम डिपार्टमेंट मुझसे ड्यूटी चार्ज करेगा, बेसिक कस्टम ड्यूटी मान लो चार्ज की 1 लाख रुपीज़, सोशल वेलफेयर चार्ज किया 10,000 रुपीज़, और ये आईजीएसटी चार्ज किया मुझसे कितना, मान लेते हैं 1,20,000 रुपीज़, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब मैं आपको सर्विस देने के लिए आया हूँ यूएस से, मैं आपको सर्विस देने के लिए आया हूँ, ये गुड्स लेकर के आया था मैं अपने साथ, ये जो अपने साथ लेकर के आया उसमें से 1,20,000 का मुझे क्रेडिट मिलेगा, जो आईजीएसटी मैंने पे किया उसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। लेकिन इधर देखना, अब इंडिया में भी मैंने कुछ गुड्स खरीदा आपको सर्विस देने के लिए, ये मिस्टर एक्स है इंडिया के, मैंने इनसे कोई इनवर्ट सप्लाई ली, गुड्स हो चाहे सर्विस हो, इनवर्ट सप्लाई ली, मान लो 5 लाख रुपए के लिए, मैंने इनको 90,000 का जीएसटी पे किया, उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा, वो ब्लॉक है यहाँ पर। तो जो मैं अपने साथ इंपोर्ट कर रहा हूँ उसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन, पर्सनल पर्पस के लिए यूज करोगे क्रेडिट मिलेगा नहीं। बेसिक कंडीशन ही हमारी क्या बोलती है कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। क्लोज आई बोलता है गुड्स दैट आर लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। मान लो बेटा कोई भी गुड्स मैं लेकर के आया हूँ, बराबर है, अब जब गुड्स को मैं लेकर के आया हूँ और वो गुड्स जैसे मान लो ये 1,000 यूनिट्स में लेकर के आया हूँ प्रोडक्ट एक्स की, इनमें से 500 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, चोरी हो जाती है, उस केस में मुझे बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा उस 500 यूनिट्स का जो डिस्ट्रॉय होगी, चोरी होगी, या मैंने फ्री में इन भाई साहब को दे दी, तो उस केस में मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर मैं आईटीसी अवेल कर चुका हूं और फ्री में इन भाई साहब को दे रहा हूं तो ये सप्लाई माना जाएगा, बट उसको सप्लाई क्यों माना जा रहा है, क्यों मुझे डिपार्टमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, बट टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, जितना आईटीसी मैंने अवेल किया वो इन शॉर्ट वापस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा 1 लाख रुपीज़ का, 18,000 का मैंने जीएसटी पे किया, अब ये प्रोडक्ट फ्री में मैं इनको दे रहा हूँ, 18,000 का मैं क्रेडिट ले चुका हूँ, आईटीसी अवेल कर चुका, मैं फ्री में इनको दे रहा हूँ, तो वो सप्लाई माना जाएगा शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग।
और सप्लाई माना जाएगा तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, पर टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, जितना मैंने क्रेडिट अवेल किया वो रिवर्स करना पड़ेगा, उतना ही टैक्स मुझे सरकार को वापस देना पड़ेगा। तो रिवर्सल के लिए उसको सप्लाई माना गया। तो इन शॉर्ट वो क्रेडिट मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि जितना मिला उतना मैंने रिवर्स कर दिया वापस, इसलिए ये ब्लॉक माना जाता है हमेशा। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके, अगर सेक्शन 73, 129, 130 ये सब आपके फ्रॉड वगैरह के केसेस है बेटा, जिसमें आप अगर कोई भी टैक्स पे करते हो तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने फ्रॉड करके आपको कोई गुड सप्लाई किया, मैंने कोई इनवॉइस वगैरह आपको इशू नहीं किया, 1 लाख रुपीज़ का माल दिया, 18,000 का उस पर जीएसटी लगता है। डिपार्टमेंट ने मेरे यहाँ पे इंस्पेक्शन किया, मैं पकड़ा गया, मैंने 18,000 का जीएसटी विद इंटरेस्ट और टैक्स पे कर दिया। अब आप जाकर के डिपार्टमेंट को बोलते हो महेश गौड़ ने आपको टैक्स पे किया है ना, हम उसका क्रेडिट ले लें क्या? डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? बिल्कुल नहीं ले सकते, आपको क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। तो बेटा ये आपके ब्लॉक क्रेडिट के कुछ केसेस थे जिसमें क्रेडिट आपके ब्लॉक कर दिया गया है। ओके, समझ में आया? कोई डाउट? एक बार इसको आप रीड करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारा कल का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने सेक्शन 17 में ब्लॉक क्रेडिट कंप्लीट किया था। हम आज के हमारे इस लेक्चर में हम सेक्शन 17 का अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट शुरू करेंगे। अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा? अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट किसको बोला गया यहाँ पर, तो जरा देखते हैं। अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट बेटा, अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट में क्या होता है कि जैसे सपोज करो कोई भी गुड्स अगर आप यूज़ करते हो या कोई भी सर्विसेज, इनपुट सर्विस या इनपुट आप यूज़ करते हो टैक्सेबल सप्लाई के लिए तो आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए करते हो तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एग्जम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए करते हो तो फिर क्रेडिट कैसे मिलेगा? तो जनरली बोला जाता है प्रोपोर्शनेट मिलेगा। तो प्रोपोर्शनेट कैसे निकाला जाएगा, किस तरह से निकाला जाएगा, किस प्रोपोर्शनेट में मिलेगा, वही सब हमारे को यहाँ पर डिस्कस करना है। ओके, तो बेटा ये डिटेल में तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो आपको रेगुलर लेक्चर में मिलेगा, बट मैं यही मान करके चल रहा हूँ कि एक बार आपने रेगुलर लेक्चर देखे हुए हैं, आपने एक बार पढ़े हुए हैं, चाहे मुझसे पढ़ा हो चाहे किसी और प्रोफेसर से पढ़ा हो, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से इस चीज़ को समझाऊंगा, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से पूरा दिमाग में बैठा सकूँ ना। बेटा इधर आ जाओ, एक छोटे से एग्जाम्पल से पहले इसको देखते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है आपका नवंबर 19 मिस्टर एक्स रिसीव्ड फॉलोइंग इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। मान लो मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैं कुछ इनपुट या इनपुट सर्विसेज मुझे मिलती है। जरा देखते हैं कौन कौन से इनपुट और इनपुट सर्विसेज है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इनपुट भी हो सकता है, इनपुट सर्विसेज भी हो सकती है, क्योंकि दोनों में सेम प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। इन पर मैंने जीएसटी कितना पे किया उसका कॉलम है, और सच इनपुट इनपुट सर्विस यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए मैं उनको यूज़ करता हूँ वो बताया गया है। अब इधर देखना बेटा, ए मैं यूज़ करता हूँ एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए। अब एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए अगर मैं ए यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, तो यहाँ पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्लॉक क्रेडिट है बी, जो है वो हो सकता है ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो रहा है। कोई भी ऐसा इनपुट में यूज़ कर रहा हूँ या इनपुट सर्विस में यूज़ कर रहा हूँ जो ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो सकता है। आउटडोर कैटरिंग वगैरह की सर्विसेज है, जो कैटरिंग की सर्विसेज मुझे मिली है, मैंने कोई पार्टी वगैरह रखी उसके लिए मुझे मिली है, बराबर है, और वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर होती है, तो इसका भी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। नील रेटेड सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई की जैसी एग्जम्प्टेड सप्लाई का पार्ट होती है, आपने पढ़ाई है, तो इसका भी क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ किया तो ब्लॉक क्रेडिट में कवर हो जाती है, इसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई के केस में आपको क्रेडिट मिलेगा, मतलब ई का क्रेडिट आप पूरा ले सकते हो 54,000 का। जीरो रेटेड सप्लाई 63,000, इसका पूरा क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बराबर है। उसके बाद जो जी और एच है, ये ऐसे इनपुट या इनपुट सर्विसेज है जिन पे आपने 72,000 और 81,000 का जीएसटी पे किया है, जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज़ होता है, पर्सनल यूज़ के लिए भी यूज़ होता है, जीरो रेटेड सप्लाई और एग्जम्प्टेड सप्लाई सबके लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन ये कि इस केस में उनका क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ये पेन है, ये मार्कर है, मैं पेन और मार्कर दोनों बनाता हूँ। पेन टैक्सेबल सप्लाई है, मार्कर एग्जम्प्ट सप्लाई है, और मैंने ये प्लास्टिक खरीदा है। अब ये प्लास्टिक पेन और मार्कर दोनों बनाने के काम में आता है। अब मैं दोनों के दोनों मैन्युफैक्चर करता हूँ, तो इसका मतलब ये एक ऐसा इनपुट है जो दोनों के लिए यूज होगा, एग्जम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। तो इस इनपुट पर जो जीएसटी मैंने पे किया उसका क्रेडिट मुझे कैसे मिलेगा, वही हमको यहाँ पे अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट में पढ़ना है। इसके लिए बेटा हमारे को क्रेडिट लेने के लिए रूल 42 अप्लाई करना पड़ेगा। रूल 42 जो है आपके सीजीएसटी रूल्स का रूल 42 वो बोलता है कि कोई भी इनपुट या इनपुट सर्विस अगर कॉमन क्रेडिट में कवर हो रहा है, कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई, पर्सनल यूज, जीरो रेटेड सप्लाई सबके लिए यूज हो रहा है, उसको बोला जाता है कॉमन क्रेडिट। तो उस केस में आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा, तो ये जो क्रेडिट है आपका 72,000 और 81,000, इसका क्रेडिट कैसे मिलेगा। ये सारे ट्रांजेक्शन बेटा नवंबर मंथ के हैं, दिसंबर में मैं इनका क्रेडिट लेने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन यहाँ पे, ये देखो इस जगह मान लो दिसंबर 19, ये सब नवंबर के ट्रांजैक्शन। दिसंबर 19 को मान लेते हैं 20 दिसंबर 2019 को मैं GSTR 3B फाइल करता हूँ, तो मैं ITC
क्लेम करूंगा। अब मुझे मालूम है कि भाई ए बी सी डी इनका आईटीसी तो मुझे मिलेगा नहीं, बराबर है। ई और एफ का मुझे मिल जाएगा, तो ई का और एफ का, ई का कितना है भाई, ई का है 54,000 एंड 63,000, एफ का है 54,000 एंड 63,000। 11,17,000। बट जी और एच उनका है 72,000 और 81,000 क्रेडिट और 81,000। ये जो आईटीसी है 1,53,000, इसका क्या होगा? तो इसका सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, आप पूरा क्रेडिट एक बार क्लेम कर लो। तो मतलब 1,54,000 का क्रेडिट मैं पूरा ले लूँगा। तो इसका मतलब ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट, दोनों अमाउंट जो है वो सबसे पहले कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा मेरा अमाउंट। अब इसमें से एक पार्ट में रिवर्स करूंगा, बराबर है। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई और पर्सनल यूज, वो जो है वो विल बी रिवर्स। वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। वो रिवर्स कैसे होगा, किस तरह से होगा, किस प्रोपोर्शनेट में होगा, वो जरा हम देखते हैं। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ एक D1 देता हूँ एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड जो भी आईटीसी उसको, और D2 देता हूँ मैं जो पर्सनल यूज से रिलेटेड आईटीसी होगा उसको। ये प्रोपोर्शनेटली होंगे। प्रोपोर्शनेट होगा आपका जिस मंथ का वो आईटीसी है उस मंथ के टर्नओवर के रेशो में। अगर उस टैक्सेबल पीरियड का टर्नओवर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस टैक्सेबल पीरियड का टर्नओवर भी आप यूज कर सकते हो। तो इधर देखना बेटा, यहाँ पे हमारे यहाँ पर टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, पर्सनल यूज, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, उसका टर्नओवर आपको क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने दिया है। तो आपका ये टोटल टर्नओवर कितना हो गया जरा देखते हैं। 20, 40, 50 लैक्स, 50 लैक्स का आपका टर्नओवर है टोटल। इसमें से प्रोपोर्शनेट एग्जेम्प्टेड सप्लाई का कितना होगा वो आपको निकालना होगा। तो जरा निकालते हैं, इधर आ जाते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड आपका कॉमन आईटीसी है 1,53,000 डिवाइडेड बाय ये कॉमन क्रेडिट जो है इसको कॉमन क्रेडिट बोलते हैं C2, मतलब कॉमन क्रेडिट, डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर 50 लैक्स मल्टीप्लाई बाय एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड कितना 18 लैक्स। उतना आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा, उतना आपको रिवर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पर्सनल यूज से रिलेटेड कितना होगा, तो यहाँ पे उन्होंने सीधा फिक्स कर दिया है C2 मल्टीप्लाई बाई 5%, कॉमन क्रेडिट का 5%, 5%। इसका मतलब हम यूँ बोल सकते हैं कि 1,53,000 जो कॉमन क्रेडिट है उसका 5% आपको रिवर्स करना है, बराबर। कारण है कि सीधा सिंपल सा बेटा कि यहाँ पे प्रोपोर्शनेट इन्होंने नहीं लिया क्योंकि टर्नओवर का बाइफर्केशन वगैरह जो है वो सब देखना करना समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल हो सकता है यहाँ पर। उसके लिए गवर्नमेंट ने सीधा सा एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया C2 का 5%। आ जाओ बेटा, कॉमन क्रेडिट का 5%। तो जो भी अमाउंट आएगा उतना आपको यहाँ पे रिवर्स करना पड़ेगा ना बेटा। तो आपके इधर देखो, ये हमने जो कैलकुलेशन की है, इतना आपको क्रेडिट और इतना क्रेडिट, मतलब 1 लाख इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब इधर देखना, इसका पूरा फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में टोटल कितना अमाउंट गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,17,000 प्लस 1,53,000, 2,70,000, इन दोनों की टोटल। किन दोनों की बेटा? इन दोनों की टोटल। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं। अब इतना आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डालना, बट इसमें रिवर्स करना पड़ेगा D1 D2। D1 किसका? एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्टेड सप्लाई वो आईटीसी रिवर्स होगा, और एट्रीब्यूटेबल टू पर्सनल यूज वो भी रिवर्स होगा, उसको नाम दिया D2 हमने। तो वो कितना होगा 55,080 और 7650, टोटल 62,730। ये क्या हो जाएगा? रिवर्सल। तो रिवर्सल के कॉलम में देखो, अवेल करने के कॉलम में 2,70,000 जाएगा, रिवर्सल के कॉलम में 62,730 जाएगा। ओके, अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे बेटा, कि एग्जाम के अंदर आपको क्या किया जाएगा कि यहाँ पर एक सिचुएशन दे दी जाएगी एग्जाम के अंदर आपको, कि क्या कि टोटल क्रेडिट आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और आपको कॉमन क्रेडिट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो कॉमन क्रेडिट मैंने निकाल करके दे दिया, तो आपको क्या करना, टोटल क्रेडिट में से, टोटल क्रेडिट अगर आपको दे दे तो टोटल क्रेडिट में से जितने भी है ना ये वाले जिनका आईटीसी आपको नहीं मिलता उन सबको पहले माइनस करोगे।
फिर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन क्रेडिट और टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी, वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। फिर उसमें से टैक्सेबल सप्लाई का क्रेडिट माइनस कर देना, तो फिर जो बचेगा वो कॉमन क्रेडिट हो जाएगा आपका। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं आपके, जरा एक बार इसको देख लेते हैं थियरी इसकी। अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट, गुड्स एंड सर्विसेज यूज पार्टली फॉर बिजनेस पर्पस एंड पार्टली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। ये यूज पार्टली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई। देन आईटीसी अवेलेबल ओनली एज, कितने का आईटीसी मिलेगा, किसका मिलेगा, एट्रीब्यूट टू बिजनेस पर्पस और एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, उन्हीं का मिलेगा। मतलब नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए लिया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, और जो आपके एग्जम्प्टेड सप्लाई उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। एग्जम्प्टेड सप्लाई की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पे दी है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ओके, बैंकिंग का स्पेशल प्रोविजन आते हैं हम। बैंकिंग के लिए स्पेशल प्रोविजन क्या बोला गया कि मान लो मैं एक बैंकिंग कंपनी हूँ, अब मैं बैंकिंग कंपनी हूँ या बैंक है मेरा, मैं आपको लोन देता हूँ तो आप मुझे लोन के बदले क्या दोगे, इंटरेस्ट दोगे। इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट होता है, एग्जम्पशन चैप्टर में एंट्री नंबर 27 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में आपने पढ़ा है, तो वो एग्जम्प्ट होता है। तो उस केस में जो इंटरेस्ट होगा उस पर मैं जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता, बट उसके अलावा जो प्रोसेसिंग फी वगैरह मैं लेता हूँ उस पर मैं जीएसटी चार्ज करूंगा। तो मतलब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों आपको प्रोवाइड करते हैं। उस केस में गवर्नमेंट ने उनको क्या किया, सीबीआईसी ने उनको क्या किया कि भाई एक ऑप्शन दे दिया। क्या ऑप्शन दिया कि भाई अभी जैसे रूल 42 के हिसाब से या आगे हम 43 के हिसाब से पढ़ेंगे, बोले इस हिसाब से आप क्रेडिट अवेल कर लो प्रोपोर्शनेट। एक तो दूसरा उन्होंने क्या बोला कि भाई देखो सीधा सिंपल सा है कि अगर मान लो मैं बैंक हूं तो मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए जो भी इनपुट सर्विस यूज कर रहा हूं उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज कर रहा हूं उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन अगर कॉमन क्रेडिट है तो मुझे प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलेगा। और वो प्रोपोर्शनेट कैसे लेना पड़ेगा, मुझे प्रोपोर्शनेट कैसे लेना पड़ेगा, जो अभी हमने कैलकुलेट किया वैसे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट ने एक दूसरा ऑप्शन भी मुझे दे दिया। क्या दिया, महेश गौड़ तेरे पास जितना भी क्रेडिट है, जितना भी क्रेडिट है, जो भी क्रेडिट है तेरे पास में, मैंने कहा यस, बोले उसका 50% अवेल कर, 50% लैप्स कर दे। ये दूसरा ऑप्शन दिया। तो इधर देखो, ऑप्शन 1 अवेल प्रोपोर्शनेट, या ऑप्शन 2 अवेल 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, रिमेनिंग 50% आईटीसी विल लैप्स। The restriction of 50% shall not apply to tax paid on supply made by one registered person to another registered person having same PAN। मतलब इन शॉर्ट ये मेरा ब्रांच है और ये मेरा दूसरा ब्रांच है। अब मेरी ये जो ब्रांच है वो ये वाला ऑप्शन 2 अवेल कर रही है मान लो, और इस ब्रांच ने मुझे कोई सर्विस दी, तो जो सेम पेन में रजिस्टर्ड है मेरी ब्रांच है, इस ब्रांच से मुझे इस ब्रांच में कोई सर्विस मिली है, उसका क्रेडिट मुझे 100% मिलेगा, उसका 50% नहीं, उसका 100% मिलेगा मुझे क्रेडिट। बट बाकी का कोई भी इनपुट या इनपुट सर्विस वगैरह कुछ भी गुड्स वगैरह मैंने खरीदे हैं इस ब्रांच में, उस पर जो जीएसटी पे किया उसका मुझे सिर्फ और सिर्फ 50% क्रेडिट मिलेगा, उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा, उससे ज़्यादा क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके, सिर्फ 50% मिलेगा, बाकी का लैप्स होगा। ओके, ऐसा क्यों सर, भाई ये भी मेरी है, ये भी ब्रांच मेरी, खाली यहाँ से मुझे वहाँ पे सर्विस मिला तो डिपार्टमेंट ने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कैलकुलेशन के लिए इसको इंटरस्टेट सप्लाई माना है, और इंटरस्टेट सप्लाई मान करके या दो अलग अलग रजिस्टर्ड पर्सन है, डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई माना है, तो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में अगर सप्लाई मानती है बैंक, इंटरस्टेट भी ले लो बट डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई माना है, उन्होंने अपनी सहूलियत अपने फायदे के लिए माना है। गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ट्रांजैक्शन के बीच में। अब उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा कि मैं अपनी ही ब्रांच से सर्विस ले रहा हूँ, उसके लिए भी मुझे 50% लैप्स करना पड़ेगा आईटीसी, ये तो मेरे साथ नाइंसाफी है। तब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, उस केस में आप 100% आईटीसी अवेल कर सकते हो। ऑप्शन 1 कैन एक्सरसाइज कैन नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर। एक बार मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा, उसके बाद मैं इसको विड्रॉ नहीं कर सकता ना। ये आपके रूल 42 जो अभी हमने किया है उसको चार्ट फॉर्म में उन्होंने दिया है। ये D2 5% ऑफ C2 बराबर ये प्रोपोर्शनेट लिया इन्होंने, ये सब एक बार आप देख लेना बेटा इसको। ओके, अब आता है रूल 43। रूल 43 कैपिटल गुड्स के लिए, कि सेम प्रोविजन अगर कैपिटल गुड्स के लिए होता कि कोई भी कैपिटल गुड्स जो एग्जम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए यूज होता है, उस केस में आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा ना फ्रेंड्स। अब आते हैं रूल 43 को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम मिस्टेक्स रिसीव्ड फॉलोइंग कैपिटल गुड्स, ये कैपिटल गुड्स है ABCDEFG, सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, अब उनको मैंने कैपिटल गुड्स का नाम दे दिया इनपुट सर्विस की जगह। और सच कैपिटल गुड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, कितना क्रेडिट, कितना जीएसटी हमने पे किया, और हमारा नवंबर मंथ का टर्नओवर। ओके, सेम क्वेश्चन लिया मैंने ताकि आपको डिफरेंस भी पता लगे दोनों का। ओके, अब मैं कैपिटल गुड्स की बात कर रहा हूँ, ये कुछ मशीनरीज है, ये मशीन A, मशीन B, मशीन C, मशीन D, मशीन E, मशीन F, मशीन G और मशीन H, ये सारी मशीन्स हैं। ओके, अब मशीन A जो है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज़ होती है, तो इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा।
ब्लॉक क्रेडिट है, इसका भी नहीं मिलेगा बी का। सी नील रेटेड सप्लाई है, ये भी एग्जम्प्टेड सप्लाई होती है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये पर्सनल पर्पस के लिए ब्लॉक क्रेडिट में कवर होती है, क्रेडिट नहीं मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई के केस में आपको यहाँ पर आईटीसी मिलेगा। जीरो रेटेड सप्लाई में भी आईटीसी मिलेगा क्योंकि वो भी टैक्सेबल सप्लाई का पार्ट होता है। ये जो है आपका ये है कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट। अब यहाँ पे देखना बेटा, जब मैं जीएस 20 दिसंबर को ट्वेंटी दिसंबर 2019 को मैं जीएसटीआर 3B फर्निश करूँगा। जब मैं जीएसटीआर 3B फर्निश करूँगा तो मैं आईटीसी अवेल करूँगा। आईटीसी जब मैं अवेल करूँगा तो मैं कौन कौन सी मशीन का आईटीसी ले सकता हूँ, ई एफ और जी एच का। ई और एफ इसका पूरा पूरा मिलेगा। ई का कितना है 54,000 और एफ का 63,000, 54,000 और 63,000। और जी और एच, जी और एच कॉमन क्रेडिट है 72,000, 81,000, 72,000, 81,000। अब बेटा इतना क्रेडिट मैं अवेल कर लूँगा तो टोटल कितना अवेल कर लिया मैंने, 2,70,000। ये जो होगा वो होगा ट्रांसफ़र इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है अमाउंट हमारा बेटा, ये हमारा आपको भी पता है कॉमन क्रेडिट है, बट एक मशीन की लाइफ जीएसटी में 5 साल मानी जाती है। लाइफ कितनी होती है 5 इयर्स। तो इसका मतलब ये जो कॉमन क्रेडिट है इसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने के लिए हम नवंबर का टर्नओवर यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक बोलता है जब मशीन की लाइफ 5 साल है तो टर्नओवर जो है वो एक पर्टिकुलर मंथ का लेकर के इस 1,53,000 को अगर डिवाइड करोगे तो ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बोले क्या किया जाए, बोले पहले ये कॉमन क्रेडिट याद रखना है सिर्फ कैपिटल गुड्स के केस में होगा बेटा, इनपुट सर्विस के केस में नहीं, सिर्फ कैपिटल गुड्स के केस में। पहले इस कॉमन क्रेडिट को डिवाइड करो 60 मंथ से, तो ये कॉमन क्रेडिट होगा डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स। अब क्वेश्चन है कि सर 60 मंथ्स क्यों, लाइफ 5 साल जीएसटी में मानी जाती है, जीएसटी डिपार्टमेंट के हिसाब से लाइफ 5 साल प्रिज्यूम करनी है, 5 साल में 60 मंथ्स होते हैं। ओके, तो हम जो प्रपोर्शनेट लेंगे वो नवंबर मंथ का टर्नओवर लेंगे, नवंबर तो एक ही महीना है ना, तो एक ही महीने का कॉमन क्रेडिट, एक ही महीने का कॉमन क्रेडिट यहाँ पे आपको निकालना है। तो इधर देखो 1,53,000 डिवाइडेड बाय 60 आपका आएगा 2,550। ये आपका कॉमन क्रेडिट फॉर ए पर्टिकुलर टैक्सेबल पीरियड है, पर्टिकुलर टैक्सेबल पीरियड का। अब यहाँ पे देखना बेटा, समझो यहाँ पर 2,550 में से अब प्रोपोर्शनेट हम निकालेंगे, एट्रीब्यूटेबल टू टैक्सेबल सप्लाई और एट्रीब्यूटेबल टू एग्जम्प्टेड सप्लाई एंड पर्सनल यूज, दोनों का एक साथ निकाल सकते हैं। यहाँ पे वो 5% वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा जो हमारा रूल 42 में इनपुट और इनपुट सर्विस के लिए लगता था। यहाँ पर हमारे को क्या करना है, 2,550 डिवाइड बाई टोटल टर्न और 50 लैक्स। ये देखो टोटल टर्न और यहाँ से लिया मैंने, ये अपने इस एग्जाम्पल में लिया है 50 लैक्स बराबर है। सेम क्वेश्चन ही हमने लिया था जिसमें से अब पर्सनल यूज़ और एग्जम्प्टेड सप्लाई कितनी है 20 लैक्स की। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, मल्टीप्लाई बाई 20 लैक्स कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 20, 1020। इतना आपको रिवर्स करना। तो इधर देखना बेटा, ध्यान से समझो, आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ट्रांसफर तो 2,70,000 करोगे दिसंबर में, 20 दिसंबर को जीएसटीआर 3B में पूरा क्रेडिट लोगे,
बट रिवर्स कितना होगा 1020 होगा। कभी भी गलती से भी 153,000 को डायरेक्ट डिवाइड बाई 50 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 20 लैक्स मत करना। और 5 साल तक ऐसा कैलकुलेशन ये जो आप कर रहे हो ना, ये कैलकुलेशन 5 ईयर्स तक चलेगी। 5 ईयर्स तक आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉमन क्रेडिट है ये तो अब सेम ही रहेगा 2550। नीचे का टर्नओवर बदल जाएगा, हर महीने का नीचे का टोटल टर्नओवर, हर महीने का एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर्सनल यूज कर लेना, हर महीने थोड़ा थोड़ा रिवर्स करना विद इंटरेस्ट आपको, बराबर है। बट ये कैलकुलेशन कब होती है, जब कोई भी मशीन, कोई भी कैपिटल गुड्स कॉमन क्रेडिट के लिए यूज हो रही, कॉमन क्रेडिट है किसी का भी, कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रही है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, पर्सनल यूज, टैक्सेबल सप्लाई, उनके लिए। ओके, समझ में आया ना। अब इसके बाद आते हैं कुछ और ट्रिकी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं रूल 42 को लेकर के। जरा इधर देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल। और ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ बेटा, ये पॉज करके कॉपी कर लेने का आपको, बराबर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किए हैं यहाँ पर। 10 जुलाई 2017 को मिस्टर एक्स परचेज द कैपिटल गुड्स। मैं मिस्टर एक्स हूँ, मैंने ये मशीन खरीदी कब, 10 जुलाई 2017 को, ₹4 10 लाख और जीएसटी पे किया 12%, मतलब 1,20,000 का मैंने जीएसटी पे किया। सच कैपिटल गुड्स वर यूज फॉर एग्जम्प्टेड सप्लाई। एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज होता तो 10 जुलाई 2017 को मैंने कोई भी क्रेडिट नहीं लिया। जुलाई का क्रेडिट अगस्त में मिलता, 20 अगस्त 2017 को मैंने जो रिटर्न फाइल किया मैंने उसमें क्रेडिट नहीं लिया। क्यों, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी ये मशीन एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज होती है, इसका क्रेडिट मुझे नहीं मिलेगा। 1 अक्टूबर 2019 को सच कैपिटल गुड्स, यही मशीन यूज्ड एग्जम्प्टेड सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई। मतलब 1 अक्टूबर से मैं इस मशीन से 2 प्रोडक्ट बनाने लगा। एक प्रोडक्ट तो वही जो पहले बना रहा था एग्जम्प्टेड सप्लाई, और दूसरा टैक्सेबल सप्लाई। जैसे एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैं पेन और मार्कर बनाता हूँ, पेन टैक्सेबल है, मार्कर एग्जम्प्ट है। इस मशीन से पहले मैं मार्कर बनाता था, जब मैंने इसको खरीदा था तो मैंने क्रेडिट नहीं लिया। अब 1 अक्टूबर 2019 से मैं मार्कर और पेन दोनों बना रहा हूँ इस मशीन से, तो अब मैं इसका क्रेडिट लूँगा और कैसे लूँगा, किस हिसाब से लूँगा, वो हमारे को देखना है। अक्टूबर 19 का टर्नओवर आपको दे दिया गया बेटा, पी का है 10 लाख, पी क्या है आपके एग्जम्प्टेड सप्लाई, और क्यू है टैक्सेबल सप्लाई जिसका है 20 लाख। अब इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो इधर देखना बेटा, यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या बोलता है, महेश गौड़ आपका टोटल आईटीसी जो होता है वो कितना होना चाहिए था, जीएसटी आपने कितना पे किया, तो आईटीसी जो है वो आपका कितना बनना चाहिए वो आपको निकालना है। तो जरा देखते हैं, जीएसटी पेड 1,20,000। अब बोला देखो महेश गौड़, तुमने इस मशीन को खरीदा कब था, डेट ऑफ इनवॉइस, मैंने कहा जी मैंने इस मशीन को खरीदा था 10 जुलाई 2017 को, बराबर है। और 1 अक्टूबर 2019 से वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए भी यूज हो रही है, तो मतलब 30 सितंबर 2019 तक ये मशीन सिर्फ और सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए यूज़ होती थी। मैंने कहा यस। तो बोले एक बात बताओ, जब ये एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए कितने क्वार्टर यूज़ हुई है, कितने क्वार्टर, और किसी भी क्वार्टर का एक दिन भी यूज़ किया तो पूरा क्वार्टर मानना उसको। तो मैंने कहा ठीक है, अप्रैल मई जून जो 17 का था, आप देखो फिनेंशियल ईयर 17-18, एक तो एक 18-19 और एक 19-20। 17-18 में अप्रैल मई जून में तो यूज़ हुई नहीं, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जनवरी फरवरी मार्च 3 क्वार्टर, 18-19 में 4 क्वार्टर, 19-20 में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2 क्वार्टर, टोटल 9 क्वार्टर। बोले एक क्वार्टर का 5% मान लो। मैंने कहा 5% क्यों, बोले देख भाई मशीन की लाइफ 100% होती है, और 5 साल मशीन की, सॉरी क्रेडिट जो है आईटीसी वो 100% है। मशीन की लाइफ कितने मानते हो तुम, 5 साल। मैंने कहा 5 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, मैंने कहा 60। बोले 60 तो मंथ्स होते हैं पगले, क्वार्टर कितने होते हैं, मैंने कहा 20। बोले 20 क्वार्टर, तो एक क्वार्टर का कितना परसेंट हो गया, 5%। तो हम उस हिसाब से 5% के हिसाब से कितना हो गया, 45%। बोले इसका 45% का क्रेडिट तो तू ले ही नहीं सकता है, तो वो तो पहले माइनस कर दे। तो इसका 45% कितना हो जाएगा, 1,20,000 का 45% 54,000। बोला अब बैलेंस कितना बचता है, मैंने कहा 66,000। मैंने कहा अब इसका पूरे का क्रेडिट ले लूँ, बोले पूरा पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दें। मैंने कहा ओके, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कौन सा, अब अक्टूबर का रिटर्न का फाइल करूँगा मैं, मान लो 20 नवंबर 2019 को कर रहा हूँ, GSTR 3B। बोले डाल दे, मैंने डाल दिया। अब बोले बेटा देख 66,000 का तूने पूरा क्रेडिट ले लिया। मैंने कहा, बोले अब इसमें से कुछ रिवर्स कर। मैंने कहा क्यों, बोले मार्कर भी तो बनाने के काम में ले रहा है ये मशीन,
तो ये अब कॉमन क्रेडिट हो गया। ये क्या हो गया बेटा? कॉमन क्रेडिट। क्या हो गया? कॉमन क्रेडिट। मैंने कहा यार एक बात बताओ, बोला मैंने कहा अगर ये कॉमन क्रेडिट हो गया तो रिवर्स कैसे करोगे? बोले सिंपल सा, 66,000 डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स। सबसे पहले कॉमन क्रेडिट को पहले 60 मंथ से डिवाइड करते हैं हम। 66,000 डिवाइड बाई 60 मंथ्स तो आया 1100। बोला अब इसका प्रोपोर्शन है, टोटल टर्नओवर कितना तुम्हारा? उनका टोटल टर्नओवर मेरा पी का है 10 लाख अक्टूबर का, क्यू का है 20 लाख, टोटल 30 लाख। खत्म बात। 30 लाख मल्टीप्लाई बाई एग्जम्प्टेड सप्लाई का 10 लाख है, निकाल लो, डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 10, 366.67 रिवर्स करो। मैंने उनको बोला यार एक बात बताओ, डिवाइड बाई तुम 60 कर रहे हो, जबकि 9 क्वार्टर तो मैं उस मशीन को ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ, तो बच्चे 11 क्वार्टर ही बाकी है ना। तो डिवाइड बाई अगर मैं यूँ करूँ कि 11 क्वार्टर के जितने मंथ होते हैं उस हिसाब से कैलकुलेट कर लूँ, बैलेंस मंथ उस हिसाब से कैलकुलेट कर लूँ, तब वो ऑप्शन भी है। अगर मेरे कितने महीने यूज़ हो चुके मैं वैसे मंथ कैलकुलेट कर सकता हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स तो हो गए 17, 18 के, फिर 12 मंथ्स हो गए आपके 18, 19 के, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ और हो गए, तो 27 मंथ्स तो ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, माइनस 60। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 33 मंथ्स भी करके मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो भी अलाउ किया गया है। बट सी इंस्टीट्यूट जो है उसने सजेस्टेड के अंदर बोला कि वो चाहो तो यूज़ कर सकते हो, बट खुद ने मॉड्यूल वगैरह में सब में यही मेथड यूज़ किया है। तो आपको भी यही मेथड से करने का, सीधा डिवाइड बाई 60 ही करने का जब भी कॉमन क्रेडिट का ऐसे क्वेश्चन आए तो। ओके, अब आते हैं वापस एक और केस लेते हैं, एक और केस। जुलाई 2018 की बात है, मैंने ये मशीन खरीदी। मिस्टर एक्स परचेज कैपिटल गुड्स फॉर रुपीज 10 लाख, जीएसटी पे किया 1,80,000, 18% जीएसटी पे किया। सच कैपिटल गुड्स यूज फॉर टैक्सेबल सप्लाई क्यू, मैं क्यू बनाने के काम में लेता हूँ। तो इसका मतलब कॉमन सेंस की बात है बेटा, 10 जुलाई है तो अगस्त के अंदर, इन अगस्त 18 में मैंने आईटीसी अवेल कर लिया होगा, कितना? रुपीज़ 1,80,000, जीएसटी 18% पे किया, 1,80,000 का आईटीसी अवेल कर चुका हूँ। अब सच कैपिटल गुड्स यूज फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई, दोनों के काम में आ रही है वो। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के काम में भी आ रही है, टैक्सेबल सप्लाई के काम में भी आ रही है, दोनों के काम में आ रही है। अब आपको क्या करना, कैसे करना, किस हिसाब से करना, वो देखना है। तो बेटा इधर देखो, यहाँ पर अब आपको क्रेडिट कैसे मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये टर्नओवर जो आपका पी 3 लाख और ये 7 लाख पी और क्यू का टर्नओवर दे दिया नवंबर का। इस डेट से पहले जो है उस तारीख तक तो आप क्या करते थे, क्रेडिट एलिजिबल थे, क्रेडिट के लिए एलिजिबल थे, बराबर है। और किसी भी महीने में, किसी भी महीने का एक दिन भी यूज़ किया, सॉरी किसी भी क्वार्टर का एक दिन भी यूज़ किया तो पूरा क्वार्टर माना जाता है। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, देख महेश तुझे क्रेडिट कितना मिलेगा, तूने आईटीसी अवेल कर चुका, तू 1,80,000 मशीन खरीदी थी तूने 10 जुलाई 2018 को, और 4 नवंबर 2019 तक तूने उसको यूज़ किया सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए। मैंने कहा यस। तो बोले कितने क्वार्टर होते हैं, तो मैंने कहा देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर एक क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मतलब 18-19 फाइनेंशियल ईयर में 3 क्वार्टर। अब 19-20 फाइनेंशियल ईयर में कितना, तो देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का भी एक क्वार्टर माना जाएगा पूरा, क्योंकि भले 4 नवंबर तक यूज़ करो बट पूरा क्वार्टर काउंट होगा। तो 19-20 में 3 क्वार्टर, टोटल 6 क्वार्टर का क्रेडिट तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। मल्टीप्लाई बाई 5%, 30% क्रेडिट मुझे कोई माइका लाल नहीं छीन सकता है। तो 1,80,000 माइनस 30%, 1,26,000, बैलेंस कितना बचा, 54,000। ये जो 54,000 का क्रेडिट है ये कॉमन क्रेडिट है। अब मैंने उनको बोला ओके भाई साहब ये आपके कॉमन क्रेडिट है। मैंने कहा इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डाल दो। उन्होंने बोला पागल हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में तो ऑलरेडी तूने डाल दिया था ना अगस्त 18 में ही। मैंने कहा ओके सॉरी। अब बोले अब कुछ नहीं, अब खाली इसमें से कुछ रिवर्स करना हर महीने। मैंने कहा वो कितना करना है, बोले सिंपल सा फंडा 54,000
डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 30 lakhs ही ना, टोटल नहीं सॉरी 10 lakhs हमारा, ये देखो ये रहा टर्नओवर 3 lakhs। पी का है, पी क्या है आपके एग्जम्प्टेड सप्लाई, ये टैक्सेबल सप्लाई। तो एग्जम्प्टेड सप्लाई का जो है उसको रिवर्स करना है, तो यहाँ पर आ जाओ 30 lakhs की जगह 10 lakhs आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 lakhs, तो 54,000 डिवाइडेड बाय सॉरी रॉन्ग माई मिस्टेक पहले डिवाइड बाई 60 करना मुझे, इसको डिवाइड बाई 60 करूँगा, डिवाइड बाई 60 मंथ्स, तो आएगा 900, तो यहाँ पे 900 आएगा, 900 डिवाइड बाई 10 lakhs मल्टीप्लाई बाई 3 lakhs, 270 रिवर्स होगा। और ये रिवर्सल फिर हर महीने ऐसा आपको रिवर्स करते रहना है। ओके, तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूरे चांस है। तो ये आपका जो कैपिटल गुड्स का केस था, रूल 43 और 43 भी हमने कवर कर लिया, जिस इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते थे। अब एक बार आप अपना जो स्कैनर है उस स्कैनर से आप प्रैक्टिस करो, इस तरह के खूब सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, उसमें खूब सारे क्वेश्चन से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कुछ और प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेटा 42, 43 ये दोनों को समझाने के बाद में ब्लॉक क्रेडिट ऑलरेडी हो गया। अब आते हैं हम 18th में, सेक्शन नंबर 18 की तरफ पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 18 में। सेक्शन नंबर 18 है आपके, इधर देखो, स्पेशल सर्कमस्टांसेस एनेबलिंग अवेलिंग ऑफ क्रेडिट, स्पेशल सर्कमस्टांसेस एनेबलिंग अवेलिंग ऑफ क्रेडिट। बेटा इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऊपर वाला जो पॉइंट है जिसको देख करके आप शायद आप बोलोगे सर ये कब करवाएंगे, बेटा इसमें डेबिट नोट क्रेडिट नोट का रेफरेंस भी आएगा, तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट हम टैक्स इनवॉइस जो चैप्टर पढ़ेंगे उस टाइम पे इसको मैं एक बार डिस्कस करूंगा आपसे। ओके ना, एक काम करो, आ जाओ पहले सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 क्या बोलता है कि मान लो आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में थे कि जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, कि ये एक टाइमलाइन है और ये एक डेट है 1 अक्टूबर 2019 की डेट ले लेते हैं। ओके, इस डेट से पहले केस 1, पहला केस आता है, आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, लेकिन आपकी जो सप्लाई थी वो एग्जम्प्ट सप्लाई थी। क्या थी? एग्जम्प्ट सप्लाई। और या फिर आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, कंपोजिशन स्कीम में आप रजिस्टर्ड थे। किस में थे? कंपोजिशन स्कीम में। 1 अक्टूबर से आपकी जो सप्लाई है एग्जम्प्ट सप्लाई, वो हो गई टैक्सेबल सप्लाई। क्या हो गई? टैक्सेबल सप्लाई। और आप कंपोजिशन स्कीम से आप या फिर 1 अक्टूबर से आगे आप रेगुलर स्कीम में, रेगुलर स्कीम में, बराबर है। केस नंबर 2, या फिर आप मान लो अनरजिस्टर्ड पर्सन थे और आप 1 अक्टूबर से रजिस्टर्ड पर्सन हो गए। क्या हो गए? रजिस्टर्ड पर्सन। अब ये रजिस्ट्रेशन आपके कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, सीआर मतलब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, और ये रजिस्ट्रेशन आपके वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर आपने ये जो टाइम पीरियड है इसमें कुछ भी इनपुट या इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स तो लिया होगा, उसका क्रेडिट अब मिलेगा क्या? इस टाइम के बाद में, इस टाइम के इस साइड में, ये जो टाइम है यहां पर उसका क्रेडिट यूज कर सकते हो क्या? तो इधर देखना बेटा, इन्होंने क्या बोला, इनपुट का आईटीसी केस 1 केस 2 दोनों में मिलेगा। कब? 1 अक्टूबर से जो प्रीसीडिंग डेट होती है ना, टैक्सेबिलिटी, ये हम बोल सकते हैं, इसको एक नाम दे देता हूं मैं, टैक्सेबिलिटी। तो इसके बाद से टैक्स चार्ज होगा। उससे पहले टैक्स चार्ज नहीं होता था क्योंकि एग्जम्प्टेड सप्लाई था, ये कंपोजिशन स्कीम में था, या अनरजिस्टर्ड पर्सन थे। तो टैक्सेबिलिटी की एक दिन पहले की डेट जो है, उस तारीख तक जितना भी इनपुट आपके स्टॉक में, चाहे वो फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो, कैपिटल गुड्स की फिनिश गुड्स की फॉर्म में हो, डब्ल्यूआईपी की फॉर्म में हो या रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो, उस पर जितना जीएसटी आपने पे किया, जो भी इनपुट उस दिन आपके स्टॉक में अवेलेबल था, किस दिन? 1 अक्टूबर से पहले, मतलब 30 सितंबर को, उस पर जितना जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट आप ले सकते हो यहाँ पर। इनपुट सर्विस का आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स का आपको क्रेडिट मिलेगा, बट खाली केस 1 में मिलेगा, बट ओनली इन केस 1। मतलब कैपिटल गुड्स खरीदते वक्त अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे तो आपको उसका क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा।
अब कितना मिलेगा इधर देखो, उन्होंने क्या बोला भाई, कैपिटल गुड्स पे जितना भी जीएसटी पे किया, कि ये कैपिटल गुड्स का केस है, जीएसटी पेड, जो भी अमाउंट आपने पे किया लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, जो भी आएगा वो माइनस कर दो। यहाँ पे एक दिन भी अगर किसी क्वार्टर का यूज़ किया तो पूरा क्वार्टर माना जाएगा, फिर जो बैलेंस बचेगा वो आप आईटीसी उसका अवेल कर सकते हो, बैलेंस बचा हुआ। ओके समझ में आया? कोई डाउट बेटा? दैट्स गुड। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर थियोरी में समझाई गई है। जरा जब ये रजिस्टर्ड पर्सन स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन लेवी टू रेगुलर स्कीम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर स्कीम में आ गया वो, या रजिस्टर्ड पर्सन एग्जम्प्टेड सप्लाई बिकम टैक्सेबल सप्लाई, एग्जम्प्टेड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई हो गई, या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन हुआ विद इन 30 डेज में उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ा, या उसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया। पहले इन दो का केस लेते हैं ये दोनों केस 1 में कवर हुए हमारे। क्रेडिट मिलेगा आपको किसका? इनपुट एज सच हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट कंटेंट इन सेमी फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक, या इनपुट कंटेंट फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक। कैपिटल गुड्स का भी मिलेगा, कैपिटल गुड्स का कितना मिलेगा? 5% पर क्वार्टर ऑफ पार्ट देयर ऑफ, बराबर है। कैपिटल गुड्स का क्रेडिट यहाँ पर इस केस में नहीं मिलता है, बट इधर देखो, इधर भी क्रेडिट मिलता है, खाली इनपुट का ही मिलेगा, कैपिटल गुड्स का इधर नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स का खाली इन दो ही केस में मिलता है, जो हमारा केस 1 था। ITC claim shall be verified with the corresponding details furnished by the corresponding suppliers। बट यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात याद रखना बेटा, कोई भी 1 साल पहले का कोई कैपिटल गुड्स है 1 ईयर बिफोर, या इनपुट है 1 साल पहले का, बराबर है क्या? जैसे 30 सितंबर का हम कैलकुलेट करें, 1 अक्टूबर से हमारी टैक्सेबिलिटी आई थी, तो याद रखना 30 सितंबर 2018, ये हमारा क्या था? 19 था। 30 सितंबर 2018 या उससे पहले का खरीदा हुआ कोई भी कैपिटल गुड्स या इनपुट है, उसका क्रेडिट आप यहां पर नहीं ले पाओगे। ओके ना, ये आपका 2 केस है, इनमें खाली इनपुट का क्रेडिट अलाउ किया, इनपुट सर्विस का क्रेडिट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है। ओके ना, उसको खाली एक बार जस्ट रीड पढ़ लेना इसको। अब बारी आती है वाइस वर्सा, उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा कैसे हो सकता है? इधर देखना, वाइस वर्सा का केस लेते हैं। मान लीजिए ये 1 अप्रैल 2020 है, इससे पहले आप रेगुलर स्कीम में थे, अब आप कंपोजिशन स्कीम में आ गए, या इससे पहले आप टैक्सेबल सप्लाई देते थे, अब आप एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हो, मतलब रजिस्टर्ड पर्सन तो थे, या इससे पहले आप रजिस्टर्ड पर्सन थे और आपका रजिस्ट्रेशन आपने कैंसिल करवा दिया, अब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गए। इस केस में ये जो डेट है, इससे पहले अगर आपने कोई भी इनपुट खरीदा हो, इनपुट सर्विस ली होगी, या कैपिटल गुड्स लिया होगा, कोई भी, बराबर है। अब उसका क्रेडिट लेने के लिए आप एलिजिबल तो नहीं, उसका क्रेडिट तो आप अवेल कर चुके हो बहुत पहले, बट अब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे? जो क्रेडिट इनका लिया था वो रिवर्स करोगे, इनपुट का क्रेडिट ITC रिवर्स करोगे। किसका? जो भी इनपुट 1 अप्रैल 2020 से उससे पहले, मतलब अब यहाँ पे नॉन टैक्सेबिलिटी में जा रहे हो आप, उससे एक दिन पहले, मतलब 31 मार्च 2020 को जो भी इनपुट आपके स्टॉक में पड़ा है इन एनी फॉर्म, रॉ मटेरियल, WIP या फिनिश गुड्स की फॉर्म में, उस पर जितना टैक्स पे किया वो ITC रिवर्स होगा। पहला केस। नंबर 2, मान लो वो अमाउंट आता है 20,000, तो वो रिवर्स करो 20,000। इनपुट सर्विस का छोड़ दो। कैपिटल गुड्स के लिए उन्होंने क्या बोला कि कैपिटल गुड्स का भी ITC रिवर्स होगा। कैसे होगा? इधर देखना, मान लो कैपिटल गुड्स जो आपने खरीदा उस पर आपने टैक्स पे किया 1,20,000, मान लो, तो बोले 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60 मंथ्स मल्टीप्लाई बाई रिमेनिंग लाइफ। रिमेनिंग लाइफ मतलब कि भाई 1 अप्रैल तक आपने कितने महीने यूज कर लिया, किसी भी महीने का एक दिन भी यूज किया तो पूरा महीना मानोगे। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, कैपिटल गुड्स जब खरीदा तब से लेकर के यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं 12 मंथ्स एंड 10 डेज हुए थे, तो मतलब 13 मंथ्स। तो रिमेनिंग लाइफ अब कितनी बची है? 47 मंथ्स की। 47 मंथ्स की रिमेनिंग लाइफ बची, ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये माना जाएगा। ओके, तो अब 47 मंथ्स की आपकी लाइफ बची हुई है, तो मल्टीप्लाई बाई 47 मंथ्स कितना आ जाएगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 47 मंथ्स, 94,000 का क्रेडिट मुझे रिवर्स करना होगा ITC। तो ITC 94,000, और ये हमने प्रिज्यूम किया था, एक एग्जाम्पल लिया था, मान लेते हैं कि इनपुट का जो रिवर्सल है वो है 20,000, बराबर है। तो टोटल कितना रिवर्सल करना? 94 प्लस 20,000, 1,14,000। अब मेरे पास मान लो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस पड़ा उस दिन, किस दिन बेटा? 31 मार्च को।
इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसका बैलेंस है 1 लाख मान लो, तब मुझे 1 लाख तो मैं यूज़ कर लूँगा इसके पेमेंट के लिए, और 14,000 जो है वो मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को। मतलब रिवर्स 1,14,000 करना है, 1,14,000 को रिवर्स करने के लिए 1 लाख तो मैं ITC यूज़ कर लूँगा जो पड़ा है, और 14,000 मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। केस नंबर टू, मान लो मेरा बैलेंस 1,50,000 है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो मैं 1,50,000 में से 1,14,000 तो यूज़ कर लूँगा पेमेंट के लिए, और बैलेंस कितना बच गया 36,000। ये जो बैलेंस बच गया रिफंड नहीं होगा बेटा, ये लैप्स होगा। क्या हो जाएगा? लैप्स हो जाएगा आपका। समझ में आया ना बेटा? अगर मान लो मेरा कोई इनवॉइस गुम गया तो क्या होगा? इनवॉइस गुम गया तो वो मेरे को ये नहीं बोलेंगे कि अच्छा महेश गौड़, आपका ये जो स्टॉक आपने खरीदा था जो अभी पड़ा आपके पास में 31 मार्च को, उसका इनवॉइस गुम गया आपका, तो चलो ठीक है हम क्रेडिट रिवर्स नहीं करते। वो क्या करेंगे, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ करके उसके हिसाब से क्रेडिट रिवर्स करवा देंगे, और फेयर मार्केट वैल्यू भी 31 मार्च की पकड़ेंगे, पुरानी नहीं, 31 मार्च की फेयर मार्केट वैल्यू पकड़ करके उसके हिसाब से क्रेडिट रिवर्स करवाएंगे, बट करवाएंगे जरूर। ओके ना बेटा? अब इसी के अंदर एक केस आता है ये वाला कि कोई भी सेकंड हैंड गुड्स अगर जिसका क्रेडिट आप अवेल कर चुके हो उसको अगर सेल करते हो तो क्या इंपैक्ट होगा। तो आते हैं जरा इधर देखो। 2 Feb 2018 मिस्टर एक्स परचेज ए कैपिटल गुड्स फॉर ₹10 लाख, GST पेड किया 12%। हाँ एक और चीज़ बेटा कि स्टूडेंट ये भी पूछते हैं सर, अभी हमने कैपिटल गुड्स का एक केस बताया था रूल 43 में, रूल 43 में, पहले ये ले लेता हूँ, एक पॉइंट याद आ गया, और एक अभी आपने बताया सेक्शन 18 में। इसमें कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बराबर है, क्योंकि सेक्शन 18 का जो पहला वाला केस था कि नॉन टैक्सेबिलिटी से आप टैक्सेबिलिटी में आ रहे थे, तो उसमें मशीन 1 साल पहले की होगी तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट रूल 43 में हमने पढ़ा था कि मशीन 1 साल पहले की हो तब भी क्रेडिट मिलता, तो डिफरेंस किया। तो बेटा याद रखना रूल 43 कब लगता है कि आप किसी भी एक मशीन से, इधर देखना यूँ समझाता हूँ, किसी भी आप मशीन, जैसे ये मशीन है, इस मशीन से आप मार्कर बनाते थे। क्या बनाते थे? मार्कर, जो एग्जम्प्टेड सप्लाई है, मार्कर बनाते थे। अब उस मशीन से मार्कर प्लस पेन दोनों बना रहे हो तो रूल 43 लगेगा, रूल 43 लगेगा। पेन टैक्सेबल है, मार्कर एग्जम्प्ट है, पेन टैक्सेबल है तो रूल 43 लगेगा। 18 कब लगेगा? सेक्शन 18, आप उस मशीन से मार्कर बना रहे थे जो एग्जम्प्ट है, अब वो मार्कर टैक्सेबल हो गया है तो सेक्शन 18 लगेगा। समझ में आया? तो सेक्शन 18 लगेगा, ये याद रखना। तब आपको देखना है कि मशीन 1 साल पुरानी हुई तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा ना। अब मैंने एक मशीन खरीदी थी 10 लाख की, GST पे किया 12%। कब? 2 फेब को। 20 मार्च 2018 को मिस्टर एक्स अवेल्ड ITC ₹1,20,000, मैंने ITC अवेल कर लिया 20 मार्च को, और 2 अप्रैल 2020 को मैंने क्या किया, वो मशीन बेच दी 8 लाख रुपए में। अब इसका क्या इंपैक्ट होगा? तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने मशीन को बेचा है। मैंने कहा यस, तो लिख देते हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू कितनी, उस पर जो भी GST पे करोगे, रेट है 12%, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू 8 लाख रुपया है। मैंने कहा यस सर, तो बोले उसका 12% कितना आता है, 96,000। बोले इतना आप जो है हमको पे कर दो। मैंने कहा ओके, ये तो सिंपल है भाई, सीधी सी बात है, मैंने मशीन खरीदी उस वक्त मैंने उसका क्रेडिट पूरा ले लिया, अब मशीन को जिस कीमत में बेच रहा हूँ उस पर GST चार्ज करके डिपार्टमेंट को दे दो, डिपार्टमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या बोला, रुक मुन्ना रुक, इतनी गाय मत कर तू। मैंने कहा क्यों? बोले अभी एक काम और है। बोले क्या? बोले एक कैलकुलेशन और करेंगे हम। मैंने कहा क्या? बोले ITC कितना लिया तूने? मैंने कहा 1,20,000 का ITC टेकन या वेल्ड। बोले उसमें से लेस 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ। मैंने कहा क्या फालतूगिरी, हर जगह पे आप 5% डाल देते हो। बोले देख बेटा सीधी सी बात है, मशीन जो तू बेच रहा है 5 साल तू पूरी यूज करता ना तो तुझे पूरा क्रेडिट हम दे देते, बट तू बीच में ही बेच रहा है तो तेरे को पूरा क्रेडिट का तो हक ही नहीं बनता बेटा। बराबर, तो कितना हक बनता हम वो चेक कर रहे हैं। तूने मशीन कब खरीदी? मैंने कहा जी मैंने खरीदी थी मशीन 2 फेब को। बोले ठीक है, 2 फेब 2018 से लेकर के 2 अप्रैल 2020 तक कितने क्वार्टर होते हैं? तो एक किसी भी क्वार्टर के एक दिन भी यूज़ किया तो पूरा क्वार्टर काउंट होगा। तो जो फिनेंशियल ईयर है आपका 18-19 उसके अंदर, सॉरी 17-18,
उसमें मशीन कितने दिन यूज हुई, जनवरी फरवरी मार्च, ये वाला क्वार्टर ही आएगा एक। 18-19 में कितने दिन यूज हुई, 4 क्वार्टर। और अब आते हैं 1920 के क्वार्टर में कितने दिन यूज हुई, तो 2 दिन ही यूज हुई, 2 अप्रैल। नहीं, 1920 में भी पूरी यूज हुई, 4 क्वार्टर। 17-18 में पूरी हुई, 18-19 में 4 क्वार्टर हुई, 1920 में भी 4 क्वार्टर पूरी हुई, 2021 कितना हुआ, 1 क्वार्टर, क्योंकि 2 अप्रैल 2020 की बात हो रही है यहाँ पर, बराबर है। तो 2 अप्रैल 2020 कितना हो गया आपके, 2 दिन तो यूज़ हो गया ना 20 और 21 में, तो वो आ जाओ आपके कितना हो गया, 10 क्वार्टर्स। तो बोले बेटा इसमें से 10 क्वार्टर्स मल्टीप्लाई बाई 5%, 50%, 50% माइनस कर दे 60,000, 60,000। ए, ये बी, विच एवर इज हायर उतना मुझे रिवर्स करना होगा। तो रिवर्सल कितना होगा, 96,000। अभी 96,000 में क्या करूंगा कि बेटा ये मशीन मैंने अप्रैल में बेची, तो मई मंथ के अंदर मैं जब GSTR 3 भी फाइल करूंगा, उससे पहले GSTR 1 फाइल करना पड़ेगा। GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई में मैं 8 लाख रुपीज़ दिखाऊंगा, 96,000 का टैक्स कलेक्ट किया ये बताऊंगा, और फिर ये 96,000 पे कर दूंगा। बट मान लो सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज ये मशीन मैंने बेची होती अगर 3 लाख में, तो क्या होता, तो ये तो 60,000 आता है यहाँ पर, और 3 लाख में बेची होती तो 3 लाख का 12% कितना होता, 36,000। तो विच एवर इज हायर, तो 60,000 रिवर्स होता। ये 60,000 रिवर्स कैसे करते, इधर देखना बेटा, इसमें से मैं 36,000 तो पहले मई मंथ के अंदर, मई 20 के अंदर जब GSTR 1 फाइल करूंगा, तब मैं उसमें आउटवर्ड सप्लाई के अंदर दिखा दूंगा 36,000, बराबर है, आउटवर्ड सप्लाई में। और बाकी का जो होगा 36,000 माइनस 60,000, 24,000 जो होगा, इसका मैं क्या करूंगा, ये जो 24,000 होगा बेटा, इसमें मुझे इसको शो करना पड़ेगा आपके, ये जो मेरा है GSTR 3B में रिवर्सल कॉलम, उसमें डाल करके पे करना पड़ेगा, बराबर। तो ये रिवर्सल कॉलम में 24,000 पे करूंगा मैं, तो टोटल 60,000 में पे करूंगा, जिसमें 36,000 जो है वो तो GSTR 1 के थ्रू, और बाकी का GSTR 3B के थ्रू 24,000 का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। चलो बेटा तो ये टोटल रिवर्स तो 60,000 ही हुआ एक तरह से, बट ये तो GSTR 1 के थ्रू दिखाओगे, ये जो अमाउंट है आपका वो GSTR 3B में रिवर्स करोगे। एक्चुअल में ये तो क्या हो गया, कलेक्ट करके पे कर दिया 36,000, तो ये कलेक्ट तो नहीं किया आपने कस्टमर से जिसको बेचा, तो ये आपको क्या रिवर्सल करना पड़ता है। यहाँ पर आपको 96,000 रिवर्स करना था, बट ये 96,000 पूरा पूरा पे करोगे डिपार्टमेंट को। पेड कैसे पे करोगे बेटा, क्योंकि ये आपने कस्टमर से कलेक्ट किया, तो कलेक्ट करके सीधा पे कर दो, तो इसमें एक तरह से कोई रिवर्स करने की जरूरत पड़ी नहीं, जितना कलेक्ट किया उतना पे कर दिया। यहां पर 36,000 कलेक्ट किया, बट पे कितना करना आपको डिपार्टमेंट को, वो करना था 60,000, तो बाकी का क्या 24,000 रिवर्सल करके पे करना पड़ेगा एक तरह से। ओके नाउ चलो बेटा, लेकिन याद रखना कभी भी मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स वगैरह ये जो होते हैं आपके फिक्सचर्स, इनको सेकेंड हैंड भी आप सप्लाई करते हो तब भी कुछ रिवर्स करने की जरूरत नहीं, पूरा अमाउंट रिवर्स करने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, सीधा सीधा इतनी कैलकुलेशन नहीं होगी, टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो भी टैक्स आएगा वो आपको पे करना है, इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके कोई डाउट, चलो बेटा ना अब आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 19 है कि आप जॉब वर्कर को कोई भी गुड्स भेजते हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखना बेटा, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, मैं मिस्टर ए से माल खरीदता हूँ 1 लाख रुपीज़ का, और GST मैंने पे किया 18,000। वो माल जैसे ही मेरे पास में रिसीव्ड होगा तो मैं क्रेडिट ले लूंगा, क्योंकि मेरे पास टैक्सेबल इनवॉइस है, मैं क्रेडिट ले लूंगा, 18,000 का मैंने ITC ले लिया। अब वो गुड्स मान लेते हैं 1 जनवरी 2019 को मैं इनको भेज रहा हूँ जॉब वर्कर को, ये मिस्टर बी मेरे जॉब वर्कर है, ये दिल्ली में रहते हो, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं इनको भेज रहा हूँ। तो जिस दिन मेरे यहाँ से वो इनपुट गया
उसके 1 ईयर के अंदर अंदर वो इनपुट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर के वापस मेरे पास आ जाना चाहिए, या वो इनपुट वापस मेरे पास में आ जाना चाहिए। अगर 1 ईयर में नहीं आया तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि 1 ईयर से पहले, जो 1 ईयर बैक मतलब 1 जनवरी 2019 को जब मैंने माल इनको भेजा था, वो भेजा नहीं, वो सेल किया था, सप्लाई किया था, वो सप्लाई मान लिया जाएगा। और फिर मुझे अगर 1 ईयर में नहीं आया तो मुझे 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद जो है वापस से रिवर्स करना पड़ेगा उस क्रेडिट को, मतलब वो टैक्स पे करना पड़ेगा 18,000 विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की रेट होगी 18%। अगर मैं कैपिटल गुड्स उनको बेचता हूं तो कैपिटल गुड्स 3 ईयर्स के अंदर अंदर वापस आ जाना चाहिए। अभी एक अमेंडमेंट आया इसके अंदर कि डिपार्टमेंट ने बोला कि अगर कोई गुड्स ऐसा है जो 1 ईयर में मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है तो उनके लिए डिपार्टमेंट एक्सटेंशन दे सकता है, और वो एक्सटेंशन की लिमिट उन्होंने बोली है कि इनपुट के केस में टोटल 2 ईयर्स हो सकते हैं, 1 ईयर तो 1 ईयर का एक्सटेंशन, और कैपिटल गुड्स के केस में 5 ईयर्स हो सकते हैं, 3 ईयर्स ऑलरेडी है और 2 ईयर्स का एक्सटेंशन, बराबर है। केस नंबर 2, मान लो कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स डायरेक्ट मैं मिस्टर ए को बोलता हूं मिस्टर बी के वहां पर भेजे, तो जिस दिन मिस्टर बी को रिसीव्ड होगा, जो मेरा जॉब वर्कर उसको रिसीव्ड होगा, वहां से 1 ईयर या 3 ईयर्स काउंट होंगे। ओके, ये आपका यही है। प्रिंसिपल कैन टेक क्रेडिट ऑन गुड्स, जैसे गुड्स मेरे पास में आएगा मैं उसका क्रेडिट ले सकता हूं। सेंड फॉर जॉब वर्कर, बाद में मैं उनको जॉब वर्क पे भेजा है, तो जो जॉब वर्क पे गया उसका क्रेडिट मैं ले सकता हूं, मुझे रिवर्स करने की जरूरत नहीं जब जॉब वर्क पे भेज रहा हूं तो, बट एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो मेरे पास आ जाना चाहिए। क्रेडिट कैन बी टेकन इवन इफ द सेड गुड्स आर सेंड डायरेक्टली टू जॉब वर्कर विदाउट बीइंग फर्स्ट ब्रॉट टू द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। मैंने सीधा सीधा मिस्टर ए को बोला कि मिस्टर बी को माल भेज दो, जॉब वर्कर को माल भेज दो, मेरे डायरेक्शन पे सीधा वहां पे गया, फिर भी मैं क्रेडिट ले सकता हूं। नाउ टाइम लिमिट फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्क या सप्लाई फ्रॉम जॉब वर्कर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, इनपुट के लिए 1 ईयर, कैपिटल गुड्स के लिए 3 ईयर्स है। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ सेंडिंग द सेम, जब मैंने उनको भेजा वहां पे। लेकिन डायरेक्ट अगर गए तो कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सेम बाय द जॉब वर्कर। ये मैंने यहां पे डायग्राम से उसको समझाया है। ऑन फेलिंग ऑफ कंप्लाई विद द टाइमलाइंस फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स जो 3 ईयर्स और 1 ईयर्स में आ जाना चाहिए था, अगर वो नहीं आया, देन गुड्स विल बी डीम्ड टू बी सप्लाई टू द जॉब वर्कर ऑन द डे दे वर सेंट आउट। जब मैंने उनको भेजा तब ये मान लिया जाएगा उस दिन मैंने भेजा नहीं, उसको सप्लाई किया, तो डिपार्टमेंट टैक्स लेगा मुझसे, वो भी विद इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की रेट क्या होगी बेटा? 18% यहां पर। प्रिंसिपल इज लायबल टू पे टैक्स अलोंग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑन सच सप्लाई। टाइमलाइंस फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स डू नॉट अप्लाई टू मोल्ड्स, डाई, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स सेंट आउट फॉर जॉब वर्क। अगर जॉब वर्क पे मैंने कोई मोल्ड, डाइज वगैरह भेजे हैं तो वो भी कैपिटल गुड्स है, बट वो 3 ईयर्स में नहीं भी आएंगे तब भी चलेगा, कोई क्रेडिट रिवर्स नहीं होगा। अभी अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट का एक ही पॉइंट है, 2 पॉइंट नहीं है। द पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड 3 ईयर्स में ऑन सफिशिएंट कॉज बीइंग शोन बी एक्सटेंडेड बाय द कमिश्नर फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एंड 2 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कैपिटल गुड्स का 3 ईयर्स में 2 ईयर्स और ऐड कर दिया तो 5 ईयर्स, और इनपुट के केस में 1 + 1 2 ईयर्स। बट ये वैलिड रीजन होगा तो ही, जब ऐसा लगता है कि जो गुड्स है वो बनने में 1 साल से ज्यादा टाइम लग सकता है, बराबर है। और कैपिटल गुड्स जो गया वहां पे, जो कैपिटल गुड्स गया वहां पर जरूरत है उस कैपिटल गुड्स की उस प्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से वो 3 ईयर्स में वापस नहीं आ सकता है, तो 2 ईयर्स का फर्दर एक्सटेंशन मिल सकता है। जनरली ये डिफेंस के लिए किया जाता है, जो शिप वगैरह होते हैं ना, बराबर है, उनके प्रोसेस में टाइम ज्यादा लगता है। दिस अमेंडमेंट वुड कवर सिचुएशन वेयर द पीरियड ऑफ 1 ईयर specified is not adequate in respect of job works such as hull construction, fabrications of vessels for defense purpose, since these process complete in period of around 14 to 16 months लगते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे 1 ईयर का एक्सटेंशन देना जरूरी था। ओके, ये प्रोसीजर है गुड सेंड करने का। प्रोसीजर क्या है? जैसे मैं जॉब वर्कर को भेजूंगा तो मैं यहाँ से डिलीवरी चालान इशू करूंगा, जॉब वर्कर किसी दूसरे जॉब वर्कर को भेजता है तो वो डिलीवरी चालान इशू करेगा, या फिर मुझे डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा, बट उसको एंडोर्स करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल मैं हूँ। फिर जो दूसरा जॉब वर्कर है वहां से 1 ईयर के अंदर अंदर गुड्स मेरे पास आ जाना चाहिए, बट ये 1 ईयर कहां से काउंट होगा? जिस दिन मेरे यहां से माल निकला इस जॉब वर्कर को देने के लिए, इन्होंने फिर प्रोसेस करके आगे दूसरे जॉब वर्कर को भेजा, तो दूसरा जॉब वर्कर है वो मेरे पास 1 ईयर में भेज देगा, बट उसके लिए 1 ईयर कहां से काउंट होगा? जिस दिन मेरे यहां से पहले वाले जॉब वर्कर को निकला था ना, वहां से 1 ईयर काउंट होगा, जब मेरे यहां से रिमूव हुआ था। ओके ना, ये आप एक जस्ट रीडिंग मार लेना इनकी, ठीक है। नाउ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 रिलेटिंग टू इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आर एक्सपेंड एज अंडर। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है बेटा, समझो। जैसे सपोज करो ये एक हेड ऑफिस है मेरा जो मुंबई में है, ये मेरा एक ब्रांच ऑफिस है जो वापी में है, ये एक और ब्रांच ऑफिस है जो नागपुर में है,
ये एक और ब्रांच ऑफिस है मेरा जो मान लेते हैं कानपुर में है। यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई देता हूँ मैं, इस जगह टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई दोनों, इस जगह मान लो एग्जम्प्ट सप्लाई देता हूँ। प्रीवियस ईयर का टर्नओवर वापी का था मान लेते हैं 10 लैक्स, नागपुर का था 8 लैक्स और कानपुर का था 20 लैक्स। मान लो मेरी वापी की फैक्ट्री की कोई मशीन खराब हो गई, मैंने इन इंजीनियर को बुलाया, इन्होंने आकर के रिपेयर किया तो इन्होंने सर्विस दी, बट इन्होंने जब इनवॉइस इशू किया तो इन्होंने इनवॉइस पर हेड ऑफिस का नाम डाल दिया, तो जीएसटी नंबर भी हेड ऑफिस का डाला, वैल्यू लिखा 1 लाख और जीएसटी का अमाउंट लिख दिया 18,000 मान लो। अभी 18,000 का क्रेडिट जो है वो हेड ऑफिस को मिलेगा, बट हेड ऑफिस में क्रेडिट कहाँ यूज होने वाला बेटा, कहीं काम नहीं आएगा। तो हेड ऑफिस क्या करेगा, अपने आप को इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। भले ये जीएसटी में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, फिर भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाएगा और उसके बाद हेड ऑफिस एक चालान इशू करेगा, बराबर है। और चालान के बेस पर जो ये आईटीसी 18,000 का वो उस यूनिट को ट्रांसफर करेगा जहां पे सर्विस मिली थी, मतलब वापी वाली को, और 18,000 का क्रेडिट वापी में मिल जाएगा, बराबर है। बट बेटा याद रखना, अगर मान लो इन इंजीनियर साहब ने वापी और नागपुर दोनों की मशीन रिपेयर की और इनवॉइस हेड ऑफिस के नाम पे बना दिया 1 लाख का, तो 18,000 का जो क्रेडिट है वो ट्रांसफर दोनों यूनिट में होगा और किस प्रोपोर्शनेट में, टर्नओवर के रेशियो में। ये टर्नओवर प्रीवियस ईयर का देखा जाएगा, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर अवेलेबल नहीं होता है तो प्रीवियस क्वार्टर का टर्नओवर देखा जाता है। ओके ना, अब इधर मान लो इधर 10,000 ट्रांसफर होगा और इधर 8,000 ट्रांसफर होगा। ये 8,000 है, फिर यहाँ पे रूल 42 लगा देंगे कि भाई टैक्सेबल सप्लाई एग्जम्प्टेड सप्लाई दोनों है तो कैसे क्रेडिट रिवर्स करेंगे, वो रूल 42 के अकॉर्डिंग बाद में नागपुर में ट्रीटमेंट किया जाएगा। बट इधर देखना बेटा, यहाँ पर ये सिर्फ इनपुट सर्विस जो है, इनपुट सर्विस उसका क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं यहाँ पर। ओके, इनपुट और कैपिटल गुड्स का नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए XYZ लिमिटेड ए मैन्युफैक्चरर हैज पेड टैक्स ऑन इनपुट सर्विस अमाउंटिंग टू रुपीज 30 लैक्स, 30 लैक्स का टैक्स पे किया उन्होंने। सच इनपुट सर्विस आर यूज्ड इन 2 यूनिट्स ऑफ XYZ लिमिटेड, 1 यूनिट इन मुंबई एंड अनदर यूनिट इन बड़ौदा। मुंबई और बड़ौदा के यूनिट में यूज किया तो उनके टर्नओवर के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा हेड ऑफिस से। टर्नओवर ऑफ XYZ लिमिटेड इज 120 करोड़ इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, टोटल 120 करोड़ है, बट मुंबई की यूनिट का कितना था 10 करोड़ और बड़ौदा की यूनिट का था 20 करोड़, तो बात ही खत्म। 10 करोड़ और 20 करोड़ तो 10:20 के रेशियो में डिवाइड होगा। 10 लग जाएगा मुंबई की यूनिट को, 20 लग जाएगा बड़ौदा की यूनिट्स को। ओके ना, ये प्रोसेस एक बार रीड कर लेना बेटा। ना ये है अमेंडमेंट आपका, ये अमेंडमेंट क्या बोलता है बेटा, ध्यान से सुनो। न्यू मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूटिलाइज करने का एक नया मेथड आ गया बेटा। सर क्या मेथड है, इधर देखो। अगर आपको आईटीसी यूटिलाइज करना तो सबसे पहले आप रैंकिंग किसको दोगे, आईजीएसटी को। सबसे पहले आप आईजीएसटी को पूरा यूज करोगे। आईजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी के लिए यूज किया जाएगा, फिर बच गया तो सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑब्लिक यूटीजीएसटी उनके लिए यूज किया जाएगा। अब ये जरूरी नहीं है, पहले क्या होता था आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के लिए यूज होगा, बच गया तो सीजीएसटी के लिए यूज होगा, फिर बच गया तो यूटीजीएसटी एसजीएसटी का नंबर आएगा, बराबर है। पहले ये था, अभी उन्होंने क्या बोल दिया, नहीं आईजीएसटी का क्रेडिट पहले आईजीएसटी के लिए यूज होगा, बच गया तो हमारे पर डिपेंड करता है, हम चाहे तो सीजीएसटी के लिए यूज कर ले, चाहे तो एसजीएसटी के लिए यूज कर ले, बराबर है। फिर उसके बाद ये किसी भी रेशियो में यूज कर सकते हैं। सीजीएसटी का क्रेडिट आप यूज करोगे सीजीएसटी के लिए, बच गया तो आईजीएसटी के लिए। थर्ड, एसजीएसटी का क्रेडिट या यूटीजीएसटी का क्रेडिट आप यूज करोगे पहले एसजीएसटी या यूटीजीएसटी के लिए, और बच गया तो आईजीएसटी के लिए यूज होगा। सीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी एसजीएसटी यूटीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा, और एसजीएसटी यूटीजीएसटी का क्रेडिट कभी भी सीजीएसटी के लिए यूज नहीं होगा। ओके, इधर देखो, ITC of IGST should be first be utilized towards payment of IGST. Remaining ITC of IGST, if any, be utilized towards the payment of CGST and SGST, UTGST in any order, जैसा आपको ठीक लगे, बराबर है। और ITC of CGST, SGST, UTGST can be utilized towards payment of IGST, CGST, SGST, UTGST only after the ITC of IGST has first been utilized. मतलब जब तक आप IGST पूरा यूज नहीं करोगे
तब तक आप CGST GST को यूज नहीं कर सकते हो। तो बेटा यहाँ पर ये हमारे जो अमेंडमेंट्स और ये पूरा चैप्टर भी हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। तो ITC चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस ITC चैप्टर के सारे लास्ट डे रिवीजन जो है LDR वो कहाँ पर अवेलेबल होंगे बेटा? वो अवेलेबल होंगे आपको टेक्समैन में, हमारी बुक आ रही है लास्ट डे रिवीजन बुक, जिसको क्विक चार्ट बुक के नाम से जाना जाता है। उसमें आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे। ये नोट्स आपको बाई करने होंगे मार्केट से बेटा। ओके, कॉपीराइट इशू की वजह से मैं इसको इस बार वेबसाइट पे नहीं डाल सकता। ओके, तो बेटा यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारा ये टॉपिक और बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।